किसी भी शहर को हिलाने के लिए एक वारदात काफ़ी होती है, बॉम्बे ने तो बहुत कुछ झेला है। कि मुंबई शहर एक ऐसा शहर है कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है तो राइट। उसकी प्रतिक्रिया मुंबई शहर में देखने मिलती है। लगभग रोज 1 या 2 लोगों की हत्याएं होती थी। 90 का दशक बहुत ही भयानक दौर था मुंबई के लिए। इस बीच में एक न्यूज़ आता है आपके ही एक मित्र ज्योतिर्मय दे की हत्या की। आपके लाइफ को भी थ्रेट था, जहाँ पे आपको हेमंत करकरे साहब ने आई थिंक वार्न किया था। छोटा शकील आपके पीछे क्यों पड़ गया? मैंने तो पीसीओ स्टोरी की है दाऊद के खिलाफ। मैंने सबसे पहले दाऊद का जो उसका पुश्तैनी बंगला है रत्नागिरी में, मैं वो सबसे पहला पत्रकार था जिसने वो घर में घुस के वहां पे जाके दिखाया कि ये दाऊद का बंगला है। अंडरवर्ल्ड के लोग एक कंट्रीब्यूटर होते थे, कंटेंट क्रिएटर होते थे बॉलीवुड के लिए। दाऊद का भाई नूर इब्राहिम, नूरा जिसको कहते हैं, वो तो फिल्मों में गाने भी लिखता था। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड। कभी द आयरॉनिक शो पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है रॉनिक। अगर आपको द आयरॉनिक शो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिलता है, अगर हमारे पॉडकास्ट आपको पसंद आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि द आयरॉनिक शो के यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करें। आज इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे 90s के दशक के बॉम्बे की। अगर हम 80s 90s के बॉम्बे की बात करें, एनकाउंटर्स, शूटआउट्स, राइट्स, अंडरवर्ल्ड, इन सब चीज़ों के बिना 90s के बॉम्बे की कहानी पूरी होती ही नहीं है। इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र दीक्षित जी, जो कि एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं। एज ए क्राइम रिपोर्टर उन्होंने बॉम्बे के कई सारे हाई प्रोफाइल शूटआउट्स, कई सारे अंडरवर्ल्ड के केसेस, कोर्ट केसेस अपने सामने उन्होंने कवर किए हैं। अंडरवर्ल्ड के अलावा जितेंद्र दीक्षित कई सारे बॉम्बे के टॉप कॉप्स को भी जानते थे, जिनकी एनकाउंटर्स की स्टोरी भी उन्होंने बहुत बारी कवर की हैं। इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे 92 के राइट्स की, 93 के बॉम्ब ब्लास्ट की, अंडरवर्ल्ड के जो केसेस होते थे, अंडरवर्ल्ड के जो शूटआउट्स होते थे, जो एनकाउंटर्स होती थी, उन सब के बारे में, दाऊद इब्राहिम के बारे में, छोटा राजन, छोटा शकील, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंडीड एक ऐसा पॉइंट था जब जितेंद्र जी को जान का खतरा था अंडरवर्ल्ड से। अगर आप 90s के बॉम्बे को समझना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के बाद आपको बहुत वैल्यू मिलेगा, बहुत मजा आएगा। सो गिविंग यू जितेंद्र दीक्षित जी ऑन द आयरॉनिक शो। जितेंद्र जी, नमस्कार सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है द आयरॉनिक शो पे। कई बारी सर, मतलब होता है ना कि स्केड्यूल में दिखता है और इस गेस्ट से बात करनी है, इस गेस्ट के साथ शेड्यूल्ड है रिकॉर्डिंग, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें पता है, हमें मतलब ये मोटा मोटा इंडियन टॉपिक्स पे बात करेंगे, बट ये एक पर्टिकुलर आपके साथ बात करने से पहले मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड हूँ, एंग्शियस हूँ काफ़ी, मतलब और वर्ड्स मेरे पास आ नहीं रहे, क्योंकि आपने अपने करियर में इतना कुछ कवर किया है, शायद एक पॉडकास्ट में वो कवर करना तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। एंड मतलब आपसे पूछने को इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें, इतने इंग्रेडिएंट है, इतने मसाला है, मतलब जो होता है ना, एक लोग बात करते हैं बॉलीवुड के बारे में, सिनेमा के बारे में, एक फिर बात होती है क्रिकेट के बारे में, ओवरऑल स्पोर्ट्स के बारे में, फिर एक बहुत हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है अंडरवर्ल्ड का। आपने बॉलीवुड, मतलब कुछ अंश में जो यहाँ पे बॉलीवुड की जो थोड़ी ग्रे एरिया में मैं बोलूंगा, वो भी आपने कवर किया है। आपने अंडरवर्ल्ड तो बहुत डिटेल में कवर किया है, तो ये मेरे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग लर्निंग फेज भी है मेरे लिए सर। सो अगेन वेलकम टू द आयरॉनिक शो, एंड आपसे धन्यवाद बहुत रौनिक। सारी थैंक यू सर। सबसे पहले मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे बातचीत के लिए बुलाया। और जो मेरा प्रिय विषय है मुंबई अंडरवर्ल्ड और महाराष्ट्र की राइट। राजनीति और मुंबई शहर, इस विषय पर हम बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शक जो कि साथ में जुड़ रहे हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में जानने के लिए, और हाल फिलहाल में जो मुंबई में हम्म घटित घटनाएं हुई हैं उसको अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं और मुंबई शहर के बारे में जानना चाहते हैं, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। तो उनको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा और मुझे लगता है कि उनको उनके समय की एक वैल्यू मिलेगी। कई सारे किस्से कहानियां हैं, तो इस पॉडकास्ट में हमें उम्मीद है कि वो आपके सामने रखी जाएंगी।
सर थोड़ा-सा मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ इस पॉडकास्ट का, ताकि जो हमारे लिसनर्स भी, हमारे जो व्यूअर्स भी देखें, उनको ही पता रहे कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन द ओवरऑल डिस्कशन। तो हम आज थोड़ा बात करेंगे सर अंडरवर्ल्ड 90s में। अंडरवर्ल्ड का बहुत ज़्यादा दबदबा था बॉम्बे पे, राइट? आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे, मैं बॉम्बे में रहा नहीं हूँ। मेरे जैसे मिलियंस ऑफ लोग हैं जिन्होंने ये वारदातें हमने टीवी पे सुनी हैं, हमने आप जैसे चेहरे टीवी पे देखे हैं कवर करते हुए इन वारदातों को। तो हमारे लिए बहुत ही एक इंट्रिगिंग फैक्टर रहा है ये अंडरवर्ल्ड हो गया। फिर देन अंडरवर्ल्ड से मिड 2000s के बाद वो चीज़ फिर थोड़ा शिफ्ट हुआ टेररिज्म पे। आज जो हमारा फोकस रहेगा इस पॉडकास्ट का, इट विल बी मोर टुवर्ड्स अंडरवर्ल्ड, बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड, और बॉम्बे पे जहाँ पे इतनी सारी वारदातें हुई, मतलब किसी भी शहर को हिलाने के लिए एक वारदात काफी होती है, बॉम्बे ने तो बहुत कुछ झेला है। और हर बार कैसे बॉम्बे, मैं बॉम्बे कहना थोड़ा पसंद करता हूँ क्योंकि हम उस फेज के बारे में भी बात कर रहे हैं। हर बार बॉम्बे ने कैसे इन थ्रेट्स को पार करके, इन सब चीजों को झेल के वापस अपने पैर पे खड़ी हुई है। वापस जो बॉम्बे को एक सपनों की नगरी कहा जाता है, फिर से वापस वो लोगों का सपना पूरा करने में फिर से लग गई। तो थोड़ा इसी बारे में आज का पूरा डिस्कशन हम रखेंगे। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले सर, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, मेरे भी फ्रेंड्स रहे हैं जर्नलिज्म में। 2-3 लोग ही थे, बहुत सारे लोग बॉलीवुड के कवर करते थे, बहुत सारे लोकल न्यूज़ कवर करते थे। बट आप एक क्राइम रिपोर्टर रहे हैं। आपने अपनी जर्नलिज्म की स्टार्ट की आई थिंक 96, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? मैंने 96 में सामना अखबार से पत्रकारिता की हाँ, शुरुआत की थी, लेकिन तभी मैं एजुकेशन बीट का रिपोर्टर हुआ करता था, कैंपस ओके, वगैरह कवर करता था। 99 में मैंने आज तक ज्वाइन किया था, तब आज तक न्यूज चैनल नहीं हुआ करता था। डीडी मेट्रो राइट, पर एक 20 मिनट का शो आता था, वहां से मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की और टीवी जर्नलिज्म की शुरुआत की थी। ओके। क्राइम रिपोर्टिंग और बाकी की रिपोर्टिंग में फ़र्क क्या है? मुझे तो बहुत बेसिक एक क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ क्राइम रिपोर्टिंग, और ये बाकी रिपोर्टिंग से अलग कैसे है? और इसमें चैलेंजेस सबसे ज़्यादा आपको क्या फेस करनी पड़ती हैं? बिल्कुल, तो मैं आपको 90 के दौर में लेकर जाना चाहूँगा, 90 के दशक में, और आपको बताना चाहूँगा कि उस दौरान एक क्राइम रिपोर्टर का दिन कैसे गुज़रता था। हुँ, उस वक़्त क्राइम रिपोर्टर्स लिटरली क्रॉनिकल्स ऑफ डेथ होते थे, क्योंकि मुंबई शहर में उस वक़्त पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड हावी हुआ करता था। हर दिन गोलियां चलती थी, कभी किसी बिल्डर को मार डाला जाता था, कभी किसी होटेलियर को मार डाला जाता था, हुँ, कभी किसी हुँ, फिल्म जगत से जुड़े शख्स को मार डाला जाता था, और कभी गैंगस्टर्स एक दूसरे को मारते थे गैंग वॉर के चलते। राइट, तो आए दिन लगभग रोज 1 या 2 लोगों की हत्याएं होती थी। 90 का दशक बहुत ही भयानक दौर था मुंबई के लिए, और उस दौरान जो क्राइम रिपोर्टर्स होते थे, वो इन्हीं सारी खबरों के पीछे लगे रहते थे हुँ, कि हम एक बार, जैसे हुँ, मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, मैं सुबह अगर ऑफिस के लिए निकलता था तो रास्ते में खबर आती थी कि यहाँ पर हुँ, फलाने व्यक्ति को, यहाँ पर फलाने बार मालिक को मार दिया गया। मैं वहां कवर करने जा रहा हूँ, वहां पर उस शूट को मैंने कंप्लीट किया, तब तक में पता चलता है कि शहर के दूसरे इलाके में गोली चल गई है, वहां पर किसी और की हत्या हो गई है। जब मैं वहां कवर करने जा रहा हूं तो पता चलता है कुछ और हो गया। तो हुँ, ये एक रूटीन था, सुबह से लेकर रात तक लगातार हम लोग इस तरह के शूट आउट्स कवर करते थे। दूसरी अहम बात की मिड 90s में मुंबई पुलिस ने, क्योंकि इतना गैंग वॉर हैवी हो चुका था और अंडरवर्ल्ड के गिरोह इतने हावी हो चुके थे शहर पर, कि ठीक पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर भी एक कपड़ा कारोबारी भरत शाह राइट, जिनका नाम था, उनका रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा शोरूम है अभी भी, वो क्रॉफर्ड मार्केट के सामने मुंबई में मौजूद है। तो उसके मालिक की ठीक पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने हत्या कर दी गई थी। तो इतने हौसले बुलंद हो गए थे गैंगस्टरों के। हुँ, पुलिस ने भी इसके बाद में बहुत ही कड़ा कदम उठाया और एक अनऑफिशियल पॉलिसी शुरू की गई एनकाउंटर्स की, और फिर पुलिस ने पकड़ पकड़ कर मारना शुरू किया गैंगस्टर्स को। तो एक तरफ गैंगस्टर जो है कारोबारियों को, बिजनेसमैन को, बिल्डर्स को हुँ, मारते थे, तो दूसरी तरफ पुलिस पकड़कर गैंगस्टर्स को मारती थी। तो ये संख्या इतनी बढ़ गई पुलिस एनकाउंटर्स की, एक साल में 80 से 90 एनकाउंटर्स तक हो जाते थे। तो फिर क्राइम रिपोर्टरों का काम भी उस तरह से बढ़ गया। एक तरफ वो शूट आउट कवर करते थे, तो फिर पता चलता था हुँ, कि कहीं पे एनकाउंटर भी हो गया है, तो वहां पर जाके एनकाउंटर कवर कर रहे हैं। और एक नई नस्ल के पुलिस वाले पैदा हो गए थे जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। राइट, तो क्राइम रिपोर्टरों की इनसे दोस्ती भी हो गई। हर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के कुछ खास जो है पुलिस अधिकारी होते थे, उनके साथ में वो संपर्क में रहते थे। ये पुलिस अधिकारी क्या करते थे, एनकाउंटर करने के बाद पहला कॉल अपने कंट्रोल रूम को करते थे पुलिस के, और दूसरा कॉल उस क्राइम रिपोर्टर को कर देते थे कि हमने फलाने जगह पे फलाने को ठोक दिया है, आके कवर हुँ, कर लो। वहीं पर शॉट्स मिल जाते थे।
और इंटरव्यू हो जाता था। अच्छा, एक फर्क ये है कि आज की क्राइम रिपोर्टिंग में और उस वक्त की क्राइम रिपोर्टिंग में कि उस वक्त डेड बॉडीज के शॉट्स दिखाए जाते थे। कोई हत्या की खबर या किसी हुँ, एनकाउंटर की या किसी शूटआउट की खबर जो है वो बिना डेड बॉडी के विजुअल्स के कंप्लीट नहीं होती थी, वो मस्ट था, उसके बिना वो खबर अधूरी हुँ, मानी जाती थी। लेकिन राइट। उसके बाद में जिस तरह से मीडिया एथिक्स की बात होने लगी, तो फिर डेड बॉडीज नहीं दिखाई जाने लगी, और अगर कोई एनकाउंटर होता भी था तो स्पॉट के विजुअल दिखा देते थे, वहां पर एम्प्टी बुलेट पड़ी हुई है या हुँ, चौक हुँ, से हुँ, जो उसकी बॉडी की इमेज बनाई गई है वो दिखा देते थे, पुलिस वहां पर पंचनामा लिख रही है, इस तरह के जो है शॉट्स लिए जाते थे। डेड बॉडीज अब नहीं दिखाई जाती, और अगर डेड बॉडी दिख भी रही है तो उसको ब्लर कर दिया जाता है, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस वक्त क्राइम रिपोर्टर के लिए सबसे बड़ी बात थी अपने सोर्सेस का नेटवर्क स्टैब्लिश करना, क्योंकि राइट। अगर खास करके टीवी पत्रकारों की बात करें तो टीवी में एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव दौर था, गला काट स्पर्धा थी तमाम न्यूज चैनल्स के बीच में, और हर हुँ, कोई सबसे तेज होना चाहता था, सबसे पहले खबर को ब्रेक करना चाहता था। इसके लिए जरूरी था कि आपके सोर्सेस का नेटवर्क जो है वो स्ट्रांग हो, तो वो बनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी कि अगर कहीं पे गोली चली है तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए, अगर हुँ, पुलिस ने किसी गैंगस्टर को गोली मारी है तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी जद्दोजहद थी क्राइम रिपोर्टर्स के लिए, और इसी नेटवर्क के आधार पर उन दिनों में क्राइम रिपोर्टिंग होती थी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी की जाती थी, कई सारे घोटाले, कई सारे स्कैम्स जो है उनका पर्दाफाश किया जाता था। जैसे हुँ, मैंने एक ब्लड बैंक के स्कैम का पर्दाफाश किया था कि मुंबई के गोवंडी इलाके में और घाटकोपर इलाके में दो ऐसे ब्लड बैंक थे जो कि ड्रग एडिक्ट्स लोगों से, भिखारियों से, उनसे ब्लड खरीदते थे, और फिर वही ब्लड जो है वो हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक में सप्लाई करते थे, जरूरी नीडी लोगों तक वो जाता था जिनको की ब्लड की जरूरत है। हुँ, और ये बहुत ही खतरनाक था क्योंकि रोज लाइन लगती थी उन ब्लड बैंक्स के बाहर, 100-150 रुपया उनको दिया जाता था, उनका ब्लड लिया जाता था। उन लोगों की आप हालत देखेंगे तो कोई रैग पिकर लग रहा था, कोई भिखारी लग रहा था, और उनके शरीर से बदबू आती थी, उनके पास में आप खड़े नहीं हो सकते, ऐसे लोगों का ब्लड लिया जा रहा था। तो मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया। मेरे स्टिंग ऑपरेशन के बाद में महाराष्ट्र सरकार के एफडीए विभाग ने उस पर कार्रवाई की, उन दोनों ब्लड बैंक्स को बंद करा दिया गया, और जो डॉक्टर्स वो ब्लड बैंक चला रहे थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो इस तरह की हुँ, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी उस दौरान होती थी। तेलगी स्कैम, जिस पर स्कूप नाम की राइट। ये फिल्म भी बनी है, स्कूप हाँ, नहीं, स्कूप तो स्कूप बनी नहीं, है तेलगी। इसके ऊपर, तेलगी पर, तेलगी स्कैम नाम की बुक, राइट, ये राइट। बुक जो लिखी गई थी उसके आधार पर वेब सीरीज बनी है। हुँ, तो वो भी एक क्राइम रिपोर्टर है मेरे दोस्त संजय सिंह, संजय सिंह ने उस स्कैम को ओपन किया था। तो ये वो दौर था जब क्राइम रिपोर्टर जो है बड़े बड़े घोटालों का भी पर्दाफाश करते हुँ, थे। संजय सिंह को धमकियां भी दी गई, उनको फर्जी मामले में फंसाने की भी कोशिश की गई, तो ये सारा कुछ भी झेलना पड़ता था। तो जोखिम कई थे। खुद मुझे भी छोटा शकील गैंग से थ्रेट आई थी, एक बार मुझे धमकी भी सीधे तौर पर उस गैंग से आई थी। फिर एक बार तो छोटा शकील ने शूटर तक को जो है कह दिया था कि इसके बारे में पता करो, कहाँ रहता है, हुँ। कहाँ ऑफिस है, क्या गाड़ी का नंबर है, और ये बात मुझे तब के एटीएस चीफ हेमंत करकर हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। तो इस तरह के जोखिम भरे काम भी उस दौरान की क्राइम रिपोर्टिंग में होते थे, और जो अब नहीं होते हैं। उस वक्त क्राइम की बीट जो है सबसे अहम बीट मानी जाती थी टीवी चैनलों के लिए और अखबारों के हुँ, लिए भी, क्योंकि इतना सारा अपराध हो रहा था शहर में। आज वो बात नहीं है, आज क्राइम रिपोर्टर सेकेंडरी माने जाते हैं। आज अखबारों में और न्यूज चैनल्स में सबसे ज्यादा अहमियत मिलती है पॉलिटिकल रिपोर्टर्स को, वो सबसे महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। लेकिन 90 के दौर में, 80 और 90 के दौर में, या फिर कहें कि इस सदी की शुरुआत के 5-6 सालों तक क्राइम रिपोर्टर्स का बड़ा रुतबा हुआ करता था, उनकी काफी अहमियत हुआ करती थी। अगर मुझसे आपसे क्विकली पूछना अगर मुझे आपसे पूछना पड़े एज़ अ क्राइम रिपोर्टर, राइट, और आप काफ़ी एक नोन क्राइम रिपोर्टर है, जैसे आपने कहा आपको आपके लाइफ़ को भी थ्रेट था। हम और भी आगे डिस्कशन करेंगे कि आपके मित्र थे जेडी जेडी सर, उनकी डेथ हुई थी, जो स्कूप में भी हमने देखा, उस स्टोरी को कवर किया गया था। तो एज़ अ क्राइम रिपोर्टर जो आप ना नेटवर्क बनाते हो, जहाँ से आपको टिप्स आती हैं, आप वो नेटवर्क बनाते कैसे? आई डोंट वांट यू टू गो वेरी डीप इंटो दैट, क्योंकि वो बहुत एक सीक्रेसी होता है आप लोगों के लिए। तो हाउ डज़ अ क्राइम रिपोर्टर बिल्ड हिज और हर नेटवर्क? देखिए, एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पे 2-3 तरीके होते हैं आपका नेटवर्क सोर्सेस का खड़ा करने के लिए। हुँ, देखिए, कोई आपका सोर्स क्यों बनता है, उसका किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, तब वो आपको राइट। खबर देता है। आपका सोर्स कोई भी हो सकता है, आपका सोर्स कोई पुलिस वाला हो सकता है, आपका सोर्स कोई वकील हो सकता है, आपका सोर्स कोई टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, आपका सोर्स कोई पान वाला हो सकता है, आपका सोर्स कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई बार डांसर आपकी सोर्स हो सकती है, किसी हुँ, होटल का मालिक आपका सोर्स हो सकता है। तो ये जो आपके सोर्स बनते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है।
कई बार होता है कि किसी गैंग में अगर आपका सोर्स है, उसको अपने हम्म, राइवल गैंग को कोई नुकसान पहुंचाना है, तो फिर वो आपको टिप दे देता है। कई बार ऐसा होता है कि दो बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन को कुछ नुकसान पहुंचाना है, तो हम्म, वो उसके किसी काले कारनामे की जानकारी, वो कुछ अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचा देगा। आप हम्म, उसको स्कैम को ओपन कीजिए। तो जो भी आपका सोर्स बनता है, उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। कई सोर्स ऐसे होते हैं जो पैसा भी मांगते हैं। आमतौर पर उस वक्त जो क्राइम रिपोर्टर्स होते थे, वो ज्यादातर लोग पैसे नहीं देते थे अपने सोर्स हम्म, को। कई सोर्स ऐसे भी होते थे जो कि सिर्फ सामाजिक भावना से, समाज हित के लिए क्राइम रिपोर्टर्स की मदद करते थे। उनके पास जो इंफॉर्मेशन आती थी वो शेयर करते थे। कई सोर्स ऐसे होते थे जो कि पुलिस के लिए भी खबरी का काम करते थे और क्राइम रिपोर्टर्स के लिए भी खबरी का काम करते थे, ताकि वो क्राइम रिपोर्टर्स की गुड बुक्स में रहें और हम्म। कल को अगर उन्हें कुछ टीवी चैनल पर चलवाना है, अखबारों में छपवाना है, तो अपनी उस दोस्ती का फायदा उठाकर वो काम वो करवा सकते हैं। तो इस तरह से भी सोर्स बनते थे। तो कई तरीके हैं और कई कारण हैं जिससे कि क्राइम रिपोर्टर्स के उन दिनों में सोर्स बना करते थे। सर आते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा डिस्कशन का। आपने अपनी बुक में आपको मैंने पीछे रखा हुआ आपका बुक भी, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरा भी रिसेंट रीड हो रहा है, बहुत ही मतलब क्या कहूँ, एक होता है ना बांधती है आपको एक किताब, आप छोड़ नहीं सकते उसको, वैसा एक किताब था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट जितेंद्र जी। थैंक यू, थैंक आपने यू। आपने उसमें एक लाइन लिखा हुआ है जो मुझे काफी टच किया, या फिर काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। आपने, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपने लिखा बॉम्बे ए थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये ये आपने एक सब्जेक्ट लाइन में लिखा, ये क्यों लिखा आपने? देखिए, मुंबई शहर का एक कैरेक्टर है कि मुंबई हम्म, शहर एक ऐसा शहर है कि दुनिया के किसी भी कोने में या देश हम्म, में कहीं पर कुछ होता है, तो राइट, उसकी प्रतिक्रिया मुंबई शहर में देखने मिलती है। हम्म, मतलब कई बार मुंबई में इस वजह से दंगे फसाद हुए हैं जिसमें कि मूल कारण मुंबई का था ही नहीं। राइट, दो चार मिसालें देता हूं आपको। सलमान रश्दी बहुत फेमस फेमस या, अंग्रेजी के राइटर, ठीक है, हम्म, उन्होंने किताब अपनी द सैटेनिक वर्सेस कहां लिखी, ब्रिटेन में। राइट, उन पर फतवा जान से मारने का किसने निकाला? ईरान के अयतुल्ला खुमैनी ने। लेकिन दंगा कहां पर हुआ? मुंबई में। बॉम्बे, 1989 में मुंबई के मोहम्मद अली रोड में गोली चली, 12 लोग मर गए। हम्म, तो कहीं और घटना होती है, प्रतिक्रिया मुंबई में। बाबरी मस्जिद कहां गिराई गई? अयोध्या में, अयोध्या, मुंबई से दो करीब ढाई 1500 हजार किलोमीटर के किलोमीटर, फासले पर। राइट, राइट, दंगे कहां पर हुए? यहां पर। बॉम्बे में, बम कहां फटे? मुंबई में फटे। फिर हम्म, 2002 में गुजरात में दंगे होते हैं। गोधरा राइट, कांड गुजरात में होता है, फिर दंगे गुजरात में होते हैं। बम कहां पे फटते हैं? मुंबई बॉम्बे, शहर में। अच्छा, रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार कहां होता है? म्यांमार में, बर्मा में। यह दंगे उस वक्त में आसाम में हो रहे थे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया मुंबई के आजाद मैदान में देखने मिलती है, जहां पर दंगा हो जाता है, पुलिस वालों को मारा जाता है, मीडिया की गाड़ियां जला दी जाती हैं। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद का कार्टून कहां बनाया गया? फ्रांस की पत्रिका ने बनाया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया कहां पर देखने मिली? हिंसा कहां हो गई? मुंबई बॉम्बे, में। और मुंबई किस तरह से प्रतिक्रियावादी शहर रहा है, इसकी मिसाल आज से नहीं, हम 1920s में अगर हम हम्म, पीछे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत भी मुंबई शहर से हुई थी। और इसका भी कोई सीधा लेना देना मुंबई से नहीं था। ऑटोमैन अंपायर को रिस्टोर करने के लिए हम्म, दुनिया के किसी दूसरे कोने में कोई गतिविधि हो रही थी, तो उसके लिए ये खिलाफत मूवमेंट मुंबई में शुरू हुआ। हम्म। तो इसलिए मैंने लिखा कि मुंबई इज अ थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कि दुनिया में कहीं कुछ होता है तो उसकी प्रतिक्रिया मुंबई में हो जाती है, मुंबई में हिंसा होने लगती है। आते हैं सर 2000 सॉरी 92 के राइट्स पे। तब आपने अपना करियर शुरू नहीं किया था, 4 साल बाद आपने अपना करियर शुरू किया। 92 के जब राइट्स पे, इफ आई मे आस्क, आप आपकी उम्र तब क्या रही होगी? 92 के राइट्स में मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 8वीं कक्षा का छात्र था, और ओके। मेरी उम्र यही कोई 12-13 साल की थी। आपने राइट्स को काफी क्लोजली भी देखा है, जैसे आपने अपने बुक्स में आपने कवर किया, आप एक दो जगह फंसे भी थे जहाँ पे आपको, हम उस स्टोरी पे धीरे धीरे और बढ़ेंगे, जहाँ आपको एक मुस्लिम इंसान ने ही आपको बचाया, आपके घर तक आपको पहुंचाया। आपने ये काफी इलाबोरेटली वो स्टोरी लिखा हुआ है। तो जब ये राइट का सिचुएशन होता है किसी भी शहर में, मैंने पर्सनली, फॉर्चुनेटली मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। हमने सुना है कि मैं भी तब काफी छोटा था, हमने सुना है ये इन सब चीजों को।
आपके साइकी पे ये कितना इफ़ेक्ट करता है? और उस टाइम मतलब क्या माहौल बना था बॉम्बे में? जहाँ पे आप रहते थे उसके अराउंड क्या सिचुएशन कैसी थी? देखिए, आपने 2-3 सवाल एक साथ पूछ लिए हैं, तो मैं हुँ, कोशिश करूँगा कि एक-एक करके जवाब दूँ। राइट, आपने राइट। साइकी की बात की। तो साइकी पर क्या असर पड़ा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं जिस इलाके में रहता था हुँ, वो इलाका था साउथ मुंबई का मस्जिद बंदर इलाका, जिसका पिन कोड है 400003। इसको लोग कैजुअली बॉम्बे 3 भी बोलते हैं। हुँ, अब बॉम्बे 3 शहर का वो इलाका था, जिससे कि शहर के बाकी इलाकों के लोग डरते थे। क्योंकि बॉम्बे 3 के पिन कोड में ही दाऊद इब्राहिम भी रहता था। मेरे घर से करीब 1 डेढ़ किलोमीटर के फासले पर दाऊद इब्राहिम का घर था पाकमोडिया स्ट्रीट में। और इस इलाके ने काफी हिंसा देखी थी। दाऊद गैंग और पठान गैंग में जो गैंग वॉर होता था वो हुँ, इस इलाके हुँ, में हुआ। फिर दंगों की कई सारी बड़ी वारदातें इस इलाके में हुई। फिर जो 12 मार्च 1993 को जो बम धमाके हुए थे, हुँ, उनमें से एक धमाका भी इसी इलाके में हुआ था। तो बचपन में मैंने काफी हिंसा देखी है अपने इर्द गिर्द, और दंगों के भी कुछ इंसिडेंट्स मैंने देखे हुँ, और काफी कम उम्र में देखे। तो इसका साइकी पर जरूर असर हुआ, और असर ये हुआ कि हिंसा से एक तो नफरत हो गई, नंबर 1। और नंबर 2 की इसी वजह से मैंने करियर में आगे चलकर पत्रकार बनने की सोची, और पत्रकारिता में भी मेरा झुकाव क्राइम रिपोर्टिंग की तरफ हुआ। तो ओके। इसी वजह से फिर मैं क्राइम रिपोर्टर बना। और आज जो आप मेरी किताबें भी पढ़ रहे हैं, तो हुँ, क्राइम हुँ, और कॉन्फ्लिक्ट से ही जुड़ी हुई वो किताबें हैं। तो वो जो सारा कुछ मैंने देखा, जो अनुभव किया, और आगे चलकर जिस पर हुँ, रिसर्च किया, और बतौर पत्रकार जो भी शहर में कवर किया, तो सारा अनुभव, सारा ज्ञान जो है मेरी किताबों में आ रहा है। ओके। मैं 5 फ़िल्मों के नाम लिखता हूँ जो आपने मेंशन भी किया है अपनी बुक में। अ, बॉम्बे, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सत्या, शूटआउट इन लोखंडवाला, ब्लैक फ्राइडे। क्या ये 90s के दशक के बॉम्बे को ये पाँचों फ़िल्में दर्शाती हैं? मतलब ऑब्वियसली फ़िल्में हैं तो अपनी क्रिएटिविटी एक वो लेके चलती हैं, बट क्या मोटा-मोटा ये फ़िल्में वो 90 के दशक के बॉम्बे को दिखाती हैं? इसमें सिर्फ मैं 2 फ़िल्मों के बारे में मैं वाउच कर सकता हूँ। हुँ, एक बॉम्बे, मणिरत्नम की, और एक सत्या, राम गोपाल वर्मा की। हुँ, ये दोनों ही फ़िल्में दे आर जस्ट लाइक डॉक्यूमेंटरीज़। दे ओके, हैव मोस्टली पोर्ट्रेड द ट्रू थिंग, ट्रू हैपनिंग्स, जो वाक़ई में उस दौर में मुंबई का माहौल था, बहुत ही एक्यूरेटली इन्होंने कैप्चर किया है। बाकी सारी जो है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये सारी जो मूवीज हैं, इनमें काफी कुछ ड्रामेटाइजेशन भी है, हुँ, अथाह क्रिएटिव हुँ, लिबर्टी ली गई है, बहुत कुछ आर्टिफिशियल भी है। तो मैं उनको सिर्फ एक फिल्म ही मानूंगा। लेकिन ओके, अगर आपको 90 के दौर के मुंबई को जानना है, और ये महसूस करना है कि वाकई में 90 का दौर कैसा था, तो हुँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर अंडरवर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो सत्या है। अगर मुंबई के कम्युनल सिनेरियो के बारे में जानना चाहते हैं तो बॉम्बे नाम की फिल्म है। राइट, सत्या फिल्म ऐसी है जो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म रही है। सत्या और दिल चाहता है, ये दोनों फिल्में ऐसी फिल्में हैं जो मैंने बार बार देखी है। मतलब दोनों फिल्मों को मैं 20 बार से ज्यादा देख चुका हूं। और इन दिनों मैं सत्या पर एक किताब भी पढ़ रहा हूँ, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, उदय भाटिया नाम के एक ओके, लेखक ने लिखी है। तो वो सत्या फिल्म कैसे बनाई गई थी, और बड़ी ही रियलिस्टिक तरीके से इस फिल्म को बनाया गया, हुँ, शूट किया गया, और इसलिए मुझे ये फिल्म पसंद है। और मैं इन दोनों फिल्मों को मुंबई के जीवन से काफी करीब पाता हूँ, बॉम्बे और सत्या को। अयोध्या में जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बॉम्बे से 1500-2000 किलोमीटर दूर अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी जाती है, राइट? बॉम्बे में एक पॉलिटिकल फिगर कुछ कहते हैं कि अ, अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता, सही करता। फिर वहाँ से एक रथ आती है पॉलिटिकल लीडरशिप की और फिर धीरे-धीरे वो एक राइट का रूप ले लेती है बॉम्बे में 92 दिसंबर 92। दिसंबर 92 का जो राइट शुरू हुआ बिकॉज़ ऑफ बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, कब लगा कि ये राइट का फॉर्म इसने ले लिया है? और शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? राइट की पहली जो नींव पड़ी, वो कैसे पड़ी और वो शुरू कैसे हुई और कब इसने इतना बड़े एक राइट का फॉर्म ले लिया, जिसने बॉम्बे और पूरे देश का फेस चेंज कर दिया? हुआ ये कि देखिए, दोपहर होते-होते जो है 6 दिसंबर 1992 को मुझे हुँ, याद है कि मैं अपने मामा के घर पर था, और मेरा जो ममेरा भाई है महेश, हुँ, उसका उस दिन कंछेदन संस्कार था। तो सारे मेहमान वगैरह थे, और रात को करीब 9-10 बजे तक सब लोग खाना खा के निकले थे। और दिन भर, वो पूरा दिन भर जो है काफी टेंस गया था, क्योंकि अयोध्या हुँ, से खबरें तो आई थी कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है। फिर एक विजय रैली जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने
धारावी इलाके से निकाली थी, जो कि एक झुग्गी बस्ती है और काफी सेंसिटिव इलाका है, वो सारा हुआ था। फिर शाम के वक्त जो मैंने बाद में इस किताब के रिसर्च के लिए मैंने कई लोगों से बात की, जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं जो कि मुस्लिम इलाकों में थे, उनसे मैंने जाना कि उस वक्त उनके इलाके में क्या चल रहा था। तो मुझे बताया गया कि कुछ युवाओं के ग्रुप्स जो है वो मुस्लिम इलाकों में घूमने लगे और दुकानें उकानें बंद करवाने लग गए। कहीं पर शादी का कार्यक्रम चल रहा था तो एक ग्रुप उस शादी के प्रोग्राम में चला गया और वहां पर जाके उन्होंने शादी रुकवा दी, उस रिसेप्शन को रुकवा दिया और बोला कि यहाँ पर तुम लोग जश्न मना रहे हो, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है, चलो भागो सब यहाँ पे अपने घर पर जाओ। और फिर बाद में हुआ ये कि मीनारा मस्जिद के बाद, मीनारा मस्जिद जो साउथ मुंबई में है, मोहम्मद अली रोड के पास, वहां पर ये ग्रुप वायलेंट हो गया। सबसे पहले इन्होंने वहां एक पुलिस की वैन गुजर रही थी, उसके ऊपर अटैक किया और उसके बाद में जो वहां से टैक्सी और प्राइवेट व्हीकल्स गुजर रहे थे उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और तलवार से जो भी उसमें पैसेंजर बैठे होते थे या ड्राइवर होते थे उनको उनके साथ में मारकाट शुरू हो गई। और फिर उस रात जो है शहर के अलग अलग इलाकों में दंगे शुरू हो गए। जो गोवंडी इलाका था वहां पर 2 पुलिसकर्मियों की गला काटकर हत्या कर दी गई, उनको कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। और साउथ मुंबई की अगर बात करें तो वहां पर जो दूसरे धर्म के लोगों के प्रतिष्ठान थे, उनकी इमारतें थी, दुकानें थी, उनको जलाना शुरू कर दिया गया और पूरी रात जो है वो हिंसा का दौर चला। और ये हिंसा का दौर फिर अगले 1 हफ्ते तक जारी रहा। उसके बाद कुछ ना कुछ वारदातें होती रही, शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और करीब पहले फेज में ही दंगों के मुझे लगता है कि 250-300 लोग मारे गए उन 5-6 दिनों के अंदर। 92 का ये राइट होता है दिसंबर में। 3 महीने के बाद 3 महीने, हाँ, मार्च में। मार्च 93 सीरियल ब्लास्ट होते हैं बॉम्बे में, अक्रॉस बॉम्बे, व्हिच वाज डायरेक्ट रिपरकशन, ये 92 के राइट्स के डायरेक्ट रिपरकशन थे। अगर थोड़ा सा लूजली जैसे ब्लैक फ्राइडे वगैरह में भी दिखाया गया, बाकी जगह पे दिखाया गया कि मुस्लिम संगठनों को या फिर जो जहाँ पे जिनकी दुकानें जली, जिनके लोग मरे, उनको लगा कि पुलिस हमारे फेवर में नहीं थी, ये बायस थी, हमारे जानबूझ के हमारे लोगों को टारगेट किया गया। उस वजह से कम्युनल राइट्स छिड़े, राइट्स में हमने अपने लोगों को खोया। फिर टाइगर मेमन जैसे लोग, दाऊद इब्राहिम को भी शायद बहुत सारा कम्युनिटी से भी प्रेशर आया, जो आपने बुक में भी काफी डिटेल में मेंशन किया हुआ है। टाइगर मेमन ने फिर पूरा वो प्लान करके 93 के बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। 93 के जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं उसमें सेलिब्रिटीज के भी नाम आते हैं हमारे यहाँ पे, जो बाद में फिर उनको टाडा से छोड़ा जाता है। 92 और 92 का राइट और 93 का बॉम्ब ब्लास्ट, इस टाइम में अंडरवर्ल्ड जो हम यूज करते हैं या डी कंपनी हम जो दाऊद की कंपनी के लिए यूज करते हैं, क्या दाऊद के गैंग के अलावा भी इसमें और भी गैंग्स शामिल थे या फिर इट वाज ओनली टाइगर मेमन एंड द डी कंपनी विच वाज जो कि इन्वॉल्व थे 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में? देखिए 92 राइट्स और 12 मार्च 1993 के बमकांड के बीच में एक और बड़ी घटना हुई थी मुंबई में, वो थे जनवरी 93 के राइट्स, जब 2 मथाड़ी कामगारों की, 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई थी मस्जिद बंदर में। उसके बाद फिर से दंगों का दौर शुरू हो गया था, जो करीब वो भी हफ्ते भर तक चला, उसमें भी 300-400 लोग मारे गए थे। ये जो दूसरा दंगा था, इस दंगे में ऐसे आरोप लगे कि पुलिस वालों ने पक्षपात किया, उन्होंने हिंदू दंगाइयों का साथ दिया और मुसलमानों को मारा। एक सुलेमान बेकरी कांड हुआ था जिसमें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आरडी त्यागी जो है वो गिरफ्तार भी हुए थे। वहां पर फायरिंग की गई थी जिसमें कि आतंकवादी समझकर 9 मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। वो मामला भी हुआ था। तो दूसरी बात ये कि ये जो दूसरे दौर में शिवसेना ने महाआरती करना शुरू कर दिया था और शाम के वक्त में महाआरती होती थी और उसके बाद जो महाआरती से भीड़ निकलती थी वो फिर मुस्लिम इलाकों में जो है हिंसा शुरू कर देती थी। तो दूसरे जो दंगे हुए दूसरे दौर के जनवरी में, उसमें मुस्लिम समुदाय का काफी नुकसान हुआ, कई मुसलमान मारे गए, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ और पुलिस के ऊपर आरोप लगे कि पुलिस ने पक्षपात किया। जो श्री कृष्ण कमीशन बनाया गया इस दंगे की जांच के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट में भी ये कहा कि पुलिस ने बहुत ही गलत तरीका अख्तियार किया और पुलिस ने एक बायस्ड रुख अपनाया था उन दंगों के दौरान और पक्षपात किया था। तो इसी बात को डी कंपनी ने भुनाया और उसके पीछे की जो कहानी है कि दाऊद का गिरोह कैसे इस दंगे में आया। पहली बात तो ये कि जो बमकांड कराया गया और जो दंगे में जो भूमिका थी वो दाऊद इब्राहिम के गिरोह की थी, क्योंकि तब तक पठान गैंग खत्म हो चुका था
और दाऊद को चैलेंज करने वाला कोई और दूसरा बड़ा गैंग नहीं था। हाँ, अरुण गौली का गैंग था और दूसरे अश्विन नायक वगैरह के गैंग थे, लेकिन जहां तक कम्युनल राइट्स का सवाल है तो डी कंपनी के लोग इन्वॉल्व थे। अब होता यह है कि दाऊद इब्राहिम जो कि दुबई में था और स्मगलिंग का कारोबार चला रहा था, दुबई से दाऊद जो है सोना चांदी इलेक्ट्रॉनिक के सामान वगैरह भेजा करता था भारत, तो उसका इस तरह से कारोबार चलता था। अब उसके एक कंसाइनमेंट को पाकिस्तान के ही किसी दूसरे डॉन ने समंदर में कब्जा कर लिया, करोड़ों का माल था, दाऊद का तो बड़ा नुकसान हो गया। तो आईएसआई ने दाऊद के सामने, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद के सामने एक डील रखी कि तुम हमारा काम भारत में करके दो मुंबई में, तो बदले में हम तुम्हारा माल इससे छुड़वा देंगे। और काम क्या करना था कि मुंबई में बम धमाके करवाने थे। अच्छा, एक तो ये डील की पेशकश थी जहां पर उसको उसके कारोबार में जो नुकसान हुआ था उससे बाहर निकलने का मौका मिल रहा था। दूसरी तरफ दाऊद के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी से भी दबाव आया कि आप हमारे समुदाय के डॉन हो और मुंबई में इस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, तो आप उसका बदला लेने के लिए और आगे मुसलमानों के साथ ऐसा ना हो, उनकी हिफाजत के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो बात भी थी। तो ये तय हुआ कि दाऊद गिरोह जो है वो मुंबई में बम धमाके कराएगा। फिर दाऊद ने कैसे ये धमाके करवाए? दाऊद के जो स्मगलिंग के एजेंट्स थे, टाइगर मेमन और उसके लोग, उस स्मगलिंग के नेटवर्क का इस्तेमाल करके आईडीएक्स और हथियार भेजे गए मुंबई में। आईडीएक्स भेजे गए बम धमाके करवाने के लिए, हथियार इसलिए भेजे गए ताकि उनको ऐसा लग रहा था कि जब एक बार बम धमाके हो जाएंगे तो फिर से मुंबई शहर में दंगे होंगे हिंदू मुस्लिम, और फिर ऐसे में वो जो हथियार हैं वो मुस्लिम समुदाय में बांट दिए जाएंगे ताकि हिंदुओं को मारा जाए। तो ऐसा उनका सोचना था, लेकिन बम धमाकों के बाद में दंगे हुए नहीं थे। अब ये हथियार जो है धमाकों के बाद में रखे हुए थे डी कंपनी के पास। इस बीच में होता यह है कि जो दंगा प्रभावित इलाका था, खास करके मुस्लिम बहुल इलाका, वहां पर सुनील दत्त जो अभिनेता भी थे और जो सांसद भी थे, राजनेता भी थे, वो मुस्लिम इलाकों में राहत बांटने के लिए जा रहे थे, मदद करने के लिए जा रहे थे। तो उनको घर पर लैंडलाइन पर, तभी मोबाइल फोन का जमाना था नहीं, तो लैंडलाइन पर फोन आया और फोन पर लोगों ने गंदी गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी कि ये मुसलमानों को मदद क्यों कर रहा है, इस तरह से। और इतने भयानक तरीके से धमकी दी गई थी कि संजय दत्त डर गए। अब संजय दत्त का उठना बैठना जो है डी कंपनी के लोगों के साथ हुआ करता था, दुबई भी जाते थे तो डी कंपनी के लोगों से मिलते थे। और होता यह था कि दंगों के बाद में जब बमकांड हुआ, बमकांड के बाद दाऊद की इमेज जो है एक आतंकवादी की हुई, उसके पहले तो ही वाज लाइक अ गैंगस्टर, राइट। तो दाऊद से मिलना जुलना जो है लोग उस वक्त उतना गंदा नहीं समझते थे, उतना बुरा नहीं माना जाता था। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो दाऊद के साथ उठने बैठने को बड़ा जो है गर्व की बात मानते थे, शान के साथ फोटो खिंचाते थे दाऊद के साथ में। एक वो स्टेचर, एक पावर का हाँ, एक स्टेटस सिंबल होता था कई फिल्मी हस्तियों के लिए कि दाऊद भाई के साथ हमारा उठना बैठना है, और दाऊद भाई हमको दुबई में शो के लिए बुलाते हैं। तो संजय दत्त का भी उसी तरह से था, और खास करके संजय दत्त की दोस्ती जो है दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के साथ थी। तो जो निकल कर आया कि अनीस इब्राहिम से संजय दत्त ने ये बात बताई कि डैडी को इस तरह की धमकी आ रही है और मुझे बड़ा डर लग रहा है, आई एम वरीड अबाउट डैड्स लाइफ। तो अनीस इब्राहिम ने अबू सलीम को कहा, अबू सलीम तब अनीस इब्राहिम के लिए ड्राइवर का काम करता था, बाद में अपने आप में बड़ा डॉन बन गया, राइट। तो अनीस इब्राहिम के जरिए उसको AK-47 राइफल भिजवाई गई संजय दत्त को, और संजय दत्त ने वो राइफल अपने पास में रखी। सॉरी मैं थोड़ा सा, उसमें दो लोगों के नाम आए थे, एक समीर हिंगोरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समीर हिंगोरा जो वीडियो कंपनी चलाते थे जो है ना, हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा, ये दो लोग थे। हनीफ कड़ावाला का बाद में मर्डर भी हो गया था। तो जब जांच इस मामले की शुरू हुई तो संजय दत्त को टाडा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। टाडा कैसे लोगों पर लगाया जाता है? जो आतंकवादी हो, ऐसे लोगों पर टाडा लगाया गया था। संजय दत्त को भी उसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। अब जब फैसला आया इस मामले का 2006-07 में, जब ऑर्डर आया, तो टाडा के जज पीडी कोदे ने उनको टाडा कानून से मुक्त कर दिया, लेकिन कहा कि हथियार तुम्हारे पास थे वो गैरकानूनी तरीके से थे, इसलिए आर्म्स एक्ट के तहत तुमको सजा दी जाती है। और 6 साल कैद की सजा सुनाई गई थी संजय दत्त को, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की कर दी।
तो इस ओके, तरह से 5 साल जेल की सजा हुई थी संजय दत्त को। ओके। संजय दत्त को पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया गया था, आई थिंक उज्ज्वल निकम जी थे उसमें? हाँ, इस पूरे मामले के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उज्ज्वल निकम, और उन्होंने मुंबई हुँ, के कई हाई प्रोफाइल मामले जो है लड़े, चाहे वो 12 मार्च 1993 के बमकांड का मामला हो या फिर 26 हुँ, नवंबर 2008 का आतंकी हमला हो। तो राइट। इन सारे मामलों में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम थे। यहाँ तक कि जो गुलशन कुमार की हत्या का मामला था, हुँ, उसमें भी हुँ। उज्ज्वल निकम ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। हालांकि वो केस हार गए थे वो वाला। ये 93 का जो ब्लास्ट का केस है, ये काफ़ी लंबा चला था। आई थिंक आपने अपने बुक में भी बहुत डिटेल में मेंशन किया है कि इसको एक स्पेशल केस का दर्जा देके आर्थर जेल में ही, क्योंकि जो कैदी थे उनके लाइफ पे बहुत रिस्क था कि उनको जो दाऊद के अगेंस्ट आई थिंक छोटा राजन की गैंग और बाकी गैंग वो टारगेट कर रहे थे, तो ये पूरा प्रोसिक्यूशन आर्थर जेल मूव किया गया था। और किसी ट्रायल में आप भी शायद वहाँ पे थे। आपकी कभी उज्ज्वल निकम से बात हुई कि मतलब संजय संजय दत्त की थॉट प्रोसेस क्या थी उस टाइम पे? या फिर वो क्या सोच रहे थे, या फिर उनको क्या लगा कि टाडा उन पे लगाया गया था? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो उस ट्रायल को रोजाना कवर करता था। हुँ, जब भी हुँ, पूरा फैसला सुनाए जाने तक जो है मैं रोज आर्थर रोड जेल के भीतर हुँ, वो अदालत बनाई गई थी, वो तो उसके लिए स्पेशल पास हमारे बनाए गए थे। हम रोज ओके, जेल के भीतर जाते थे और फिर उस अदालती कार्रवाई को कवर करते थे। और उज्जवल निकम से भी हमारी बातचीत होती थी। अक्सर मैं उनको अपने चैनल के स्टूडियो में लाइव के लिए बुलाता था। अक्सर उनका 1-to-1 इंटरव्यू भी करता था। तो बातचीत होती रहती थी। देखिए, उज्जवल निकम का जहां तक सवाल है, तो वो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदार थे। उनको जो ब्रीफ दिया गया था कि हुँ, 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 आरोपियों को सजा दिलाना है, तो उसके लिए काम कर रहे थे। संजय दत्त की बात करता हूँ। संजय दत्त भी पेशी पर हाजिर होते थे, और जब वो अदालत में आते थे तो एक सामान्य कैदी के जैसे, ऐसे मतलब उनका वो कोई ग्लैमर वगैरह नजर नहीं आता था वहां पर, और कि वो कुछ हैं, ऐसा वो हुँ, बिल्कुल नहीं दिखाते थे। जो बाकी सारे कैदी वहां पर बैठते थे, बमकांड के आरोपी वहां पर, उन्हीं के बीच में जाके पीछे बेंच पर बैठ जाते थे। उनके दाई तरफ भी 2-3 बमकांड के आरोपी होते थे, बाई तरफ भी हुँ, बमकांड के आरोपी होते थे। संजय दत्त भी बीच में बैठे रहते थे और ध्यान से सुनते थे कोर्ट की क्या कार्रवाई है। और अक्सर परेशान रहते थे, पसीने से तरबतर होते थे, चिंता में डूबे रहते थे। और उनकी एक सबसे बड़ी चिंता थी कि उनको कम से कम जब अदालत फैसला सुनाए तो आतंकवादी की मुहर उनके माथे पे ना लगे, उनको टाड़ा के तहत कन्विक्ट ना किया जाए। ये वो बार बार कहा करते थे कि मैं आतंकवादी नहीं हूं। राइट। और दिलचस्प बात यह है कि जब जज ने अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने खास करके ये लाइन बोली कि यू आर एक्विटेड अंडर टाडा, यू आर नॉट अ टेररिस्ट। तुम आतंकवादी नहीं हो। तो ये उस वक्त ये बात कही गई। सर, हम बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा इस ट्रायल के बारे में थोड़ा-सा और बात करना चाहता हूँ। ये क्योंकि ट्रायल आपने काफ़ी क्लोज़ली फ़ॉलो किया है, आपने वहाँ पे आप थे। इस ट्रायल की सबसे 1-2 की टेक अवे या फिर जो हिस्टोरिक मोमेंट्स क्या लगी आपको? इस पूरे ट्रायल में जब ये ज्यूरी सुनाई, पूरा जजमेंट सुनाया गया, इस पूरे ट्रायल के दौरान 1-2 हिस्टोरिक मोमेंट्स आपको क्या लगे? कि ये इसने जुडिशरी को भी चेंज किया कहीं किसी मतलब किसी न किसी एंगल से? आपका कैसा एक्सपीरियंस, मतलब आपको क्या देखिए, लगा? इसमें कई सारी बातें हिस्टोरिक थी। हुँ, 10,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी। आप राइट। इमेजिन कर सकते हैं? ट्रक में भरकर आए थे चार्जशीट के जो हाँ। बंडल्स जो है, क्योंकि हर एक आरोपी को उसकी कॉपीज भी देनी थी ना। हुँ, हुँ, हुँ। जितने भी आरोपी थे, डिफेंस को चार्जशीट दी जानी होती है। तो जब वो चार्जशीट की कॉपीज लाई गई तो पूरा ट्रक आया था वहां पर। ये अपने आप में हाँ। ऐतिहासिक था। दूसरी बात ये कि जेल के भीतर ही जेल के एक बैरक को हुँ, कन्वर्ट कर दिया गया था अदालत के रूप में, क्योंकि ऐसा था कि इतने सारे आरोपियों को अगर साउथ मुंबई में हुँ, जो है कोर्ट थी, अगर इनको रोज ले जाया जाता वहां पर, तो एक तो इनकी जान को खतरा था क्योंकि छोटा राइट, राजन जो है टारगेट कर रहा था बमकांड के आरोपियों को, और दूसरा लॉजिस्टिकली भी जो है ना, ये काफी दिक्कत भरा काम होता। और पुलिस को फिर वो पूरा रूट जो है पूरे रूट भर सिक्योरिटी लगानी पड़ती। बहुत सारे पुलिस कर्मियों को, क्योंकि ट्रायल रोजाना होने वाला था, हाँ, डे टू डे ट्रायल था, तो हर दिन वो रूट ब्लॉक करते, हर दिन हजारों पुलिस वाले लगते सिक्योरिटी में। तो यही फैसला किया गया कि जेल की चार दीवारी के भीतर ही जो है अदालत को लगाया जाएगा। ये एक बात थी। फिर इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी कि जज पीडी कोदे थे। उनके साथ में अब आप रोज जिनको देखते हैं हुँ, दिन में कई कई घंटे, तो एक तरह से आप उनके साथ दोस्ताना भी हो जाते हैं। हालांकि जज ने जब आखिर में फैसला सुनाया तो उन्होंने बड़े ही
निडर होकर बिना किसी पक्षपात के अपना फैसला सुनाया। लेकिन वहां पर मैंने देखा कि अदालत की एक तरफ जो है बमकांड के कैदियों ने एक दिवाली ग्रीटिंग अपने हाथों से बनाया था और जज को वो गिफ्ट किया था, उसको कोर्ट में नोटिस बोर्ड पर लगाया गया था और याकूब मेमन का उसमें सिग्नेचर था। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली सर, याकूब मेमन। ओके। लेकिन ऐसा है कि उन्हीं जज ने याकूब मेमन को फांसी की भी सजा सुनाई। जिस वक्त याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई, मैं हाथ भर की दूरी पर खड़ा था उसके सामने और फांसी की सजा सुनते ही याकूब मेमन एकदम पागल सा हो गया, एकदम चिल्लम चिल्ली मचाने लग गया, कोर्ट में चिल्लाने लग गया। टाइगर ने सही बोला था कि तू जा रहा है, गलत कर रहा है जाकर। और टाइगर मेमन ने विरोध किया था और वो बोलने लग गया, ये बड़बड़ बड़बड़ करने लग गया कोर्ट के भीतर। और उसको फिर कई पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, उसको संभालने की कोशिश की। उसने बड़ा हंगामा कर दिया जब उसको फांसी की सजा सुनाई गई तो। लेकिन इस पूरे मामले में मेरे ख्याल से 12 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन हाँ। फांसी सिर्फ याकूब मेमन को ही हुई। और जो बाकी के आरोपी थे जिनको फांसी हुई, इन सबकी फांसी की सजा को फिर ऊपरी अदालत ने उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। ऐसा मतलब इसका क्या रीजन क्या था, लॉजिक क्या था किसका रीजन? कि बाकी लोगों की सजा वो उम्र कैद में नहीं, क्यों उनके तब्दील उनके कर दी? कोर्ट उनके वकीलों ने जिस तरह से आर्ग्यू किया और फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले के आदेश में ये स्पष्ट किया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही जो है वो फांसी दी जा सकती है। अब एक एक आरोपी के केस को उस पैरामीटर पर एग्जामिन किया गया, उस मापदंड पर एग्जामिन किया गया और उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला लिया। उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको राइट। फांसी दी और इसको नहीं दी, एब्सोल्युटली। यह एक अलग विषय है। राइट। सो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की अगर बात करें हम, तो कुछ जैसे आपने बताया कि दाऊद इब्राहिम पठान गैंग के बीच में, तो उसमें कुछ नाम ऐसे आते हैं। दाऊद इब्राहिम थे, फिर उनके अगेंस्ट अरुण गावली आए, जब छोटा रजन उनसे अलग हुए उनके अगेंस्ट हुए, फिर अबू सलीम धीरे धीरे उन्होंने अपना गैंग बनाया, फिर अमर नायक करके एक गैंगस्टर थे। तो ये तो आई थिंक मिड 90s की बात होगी, लेकिन एक्चुअली में जो सीड्स बोए गए अंडरवर्ल्ड के बॉम्बे में, वो कब से स्टार्ट हुए और किस रूप से स्टार्ट हुए थे? देखिए, मुंबई में जो खून खराबे वाला अंडरवर्ल्ड है, जो तमाम गैंगस्टर्स का आपने नाम राइट। लिया, ये सारे 80s और 90s के गैंगस्टर थे। और इनके बीच में ये लोग दूसरों को तो मारते ही थे, आपस में भी एक दूसरे के शूटरों को मारते थे। इसके पहले 60s 70s और 80s के शुरुआत तक जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड था, वो गैंगवार वाला अंडरवर्ल्ड नहीं था। उसमें इस तरह से गैंग्स हत्याएं नहीं करवाते थे। वो कैसा ओके। अंडरवर्ल्ड था? स्मगलिंग वाला, कि हाजी मस्तान या फिर करीम लाला या फिर यूसुफ पटेल, ये तमाम लोग जो है स्मगलर्स थे। ओके। और इनका अपना अलग अलग इलाका बटा हुआ था। वरदा राजन मुदलियार था जो कि दारू के अड्डे चलाता था, मटके के अड्डे चलाता था, जुए के अड्डे चलाता था। इन सब लोगों ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे और सबका अलग अलग तरह का कारोबार था। कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करता था। इनके बीच में आपस में बड़े अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, या आपस में मारपीट नहीं करते थे, आपस में इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन ये सारा कुछ जो है बदल जाता है जब दाऊद इब्राहिम की सीट में एंट्री होती है। और मुंबई अंडरवर्ल्ड में खून खराबे की शुरुआत भी दाऊद इब्राहिम के साथ ही शुरू होती है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना ही सिक्का चलाना चाहता था, अपना ही एक छत्र राज कायम करना चाहता था। और वहीं से खून खराबे की शुरुआत होती है। और दाऊद इब्राहिम के साथ पहला गैंगवार होता है पठान गैंग के साथ, करीम लाला के लोगों के साथ में, करीम लाला के भतीजों के साथ में। और बहुत ही खूनी गैंग वॉर होता है जिसमें कि दाऊद का बड़ा भाई साबिर मारा जाता है। दूसरी तरफ दाऊद भी, जो बड़े नाम होते हैं पठान गैंग के, अमीर जादा, आलमजेब और दूसरे लोग, इन सबको खत्म कर देता है। तो वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन दाऊद के और भी दुश्मन होते हैं। पठान गैंग तो खत्म हो जाती है, अरुण गोली दाऊद गैंग का दुश्मन हो जाता है। बाद में 94 में छोटा राजन एक नया दुश्मन पैदा हो जाता है। अबू सलीम भी एक तरह से दाऊद गैंग के खिलाफ ही जाकर काम करता है, क्योंकि जो गुलशन कुमार की हत्या करवाई होती है अबू सलीम ने, दाऊद की मर्जी के बगैर होती है। राइट। दाऊद गैंग में रहते हुए अपनी अलग गैंग बना रहा था वो। और जब गुलशन कुमार की हत्या हो गई तो उसके बाद वो ऑफिशियली एक तरह से दाऊद से अलग हो गया।
ओके। तो ये जो शुरुआत हुई यहाँ से जहाँ पे बेसिकली गन कल्चर जो आपने कई जगह बोला भी है कि गन कल्चर की शुरुआत दाऊद ने ही की। तो ये गन कल्चर जब शुरुआत किस किस टाइम पे हुआ? आई थिंक अर्ली 90s में शुरू हुआ या लेट लेट 80s में? गन कल्चर की शुरुआत 80s में हुई। आप 80s कह में। सकते हैं कि मिड 80s में जब पठान गैंग के साथ में गैंग वॉर शुरू हुई दाऊद हाँ, ये दाऊद गिरोह के 80s की शुरुआत से हम कह सकते हैं। 80s से मुंबई में गन कल्चर की शुरुआत हुई। पठान गैंग के साथ गैंग वॉर हुआ। ओके। तो यहाँ से जो शुरुआत हुई जहाँ पे मतलब डेली के तौर पे जैसे आपने भी पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि पता चलता था आज यहाँ शूट आउट हो गया, फिर वो कवर करने गए तो पता चला वहाँ किसी को मार दिया गया, एक्सटॉर्शन के केसेस आने लगे। तो यहाँ पर फिर पुलिस ने क्या रुख इख्तियार किया कि और पुलिस ने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अपना एसटीएफ बना बाद में, उससे पहले भी जो आपने कुछ नाम ने हेमंत करकरे, विजय सलास्कर और भी ये लोग प्रदीप थे, शर्मा, दया नायक। प्रदीप दया नायक। ये जो एनकाउंटर वाला जो रूप पुलिस का सामने आया, ये किस टाइम पे आया कि पुलिस ने भी एक टाइम एक तो अ, गोपीनाथ मुंडे आई थिंक सीएम थे, जिन्होंने बोला कि आई नीड ए क्लीन बॉम्बे। ये कब की बात है? इसका टाइमलाइन क्या था? आपने फिल्म सत्या देखी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको सीन याद होगा कि मुख्यमंत्री के केबिन में हुँ, कमिश्नर अमोद शुक्ला बैठे हुए हैं। अमोद शुक्ला कौन? परेश रावल। और साथ राइट। में होम सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। और उसमें एक कुछ बातचीत हो रही है उसमें, जिसमें होम सेक्रेटरी बोलता है कि टेक सम एक्शन। तो हुँ, वही बोलता है एग्जैक्टली सर, बट व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? अगर इनको पकड़ो तो जेल में बैठ के गैंग चलाते हैं, छोड़ दो तो विदेश जाके गैंग चलाते हैं। तब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनको कहते हैं कि आपको जो ठीक लगे करिए, बट प्लीज क्लीन द सिटी, मुंबई को साफ कीजिए। तो सत्या फिल्म का ये जो सीन है ना, ये एक हुँ, असल हुँ, इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। जब मुंबई में पानी नाक के ऊपर चला गया, गोपीनाथ मुंडे जब 95 में हुँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने, तो उसके बाद उन्होंने वाकई में इस जैसी मीटिंग मुंबई के पुलिस कमिश्नर और बाकी अधिकारियों के साथ बुलाई थी और कहा था कि आपको जो ठीक लगे करो, लेकिन मुंबई को साफ करो। ये और कब उसके हुआ? बाद मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर्स की अनऑफिशियल पॉलिसी को शुरू किया। और ये पॉलिसी क्या थी? गोली का जवाब गोली, पकड़ पकड़ कर मारो। और फिर एक एक साल में 100 गैंगस्टर्स मारे जाने लगे, करीब 100 गैंगस्टर्स मारे जाने लगे एनकाउंटर्स में। ये इसका टाइमलाइन क्या और था? ये किस टाइम पे शुरू हुआ ये एनकाउंटर वाला ये देखिए, एनकाउंटर्स तो मुंबई में पहले भी होते थे, 80s हुँ, में भी हुए एनकाउंटर, हुँ, 90s हुँ, की शुरुआत में भी हुए। लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं 1995 के बाद की। ओके, ओके। 1995 में जब शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट आई और हुँ, गोपीनाथ हुँ, मुंडे जब गृह मंत्री बने, उसके बाद तो बेतहाशा एनकाउंटर शुरू हो गए। और ये जो सारे नाम हैं ये उसी के बाद फेमस हुए। प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले, रविंद्र आंग्रे, दत्ता घुले, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि 1995 के बाद में फेमस हुए। ओके। और हर ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी ने कम से कम 50-60 गैंगस्टरों को मारा। प्रदीप शर्मा के मामले में तो 113 गैंगस्टर्स, कथित गैंगस्टर्स उन्होंने मारे, जिनमें से कि हुँ, एक गैंगस्टर के बारे में जो है उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने उसका फर्जी एनकाउंटर किया था, जिसमें उनको जेल भी जाना पड़ा था। ओके। तो क्या यही टाइम था जब दाऊद भारत छोड़ के दुबई चले गए, फिर वहाँ से बेसिकली पाकिस्तान चले गए या उससे पहले वो जा चुके थे? देखिए, दाऊद 1986 में भारत छोड़कर भागा था। ओके। 1986 में। अब दाऊद 1986 में क्यों भागा? 2-3 कारणों से भागा। हुँ, एक तो ये कि पठान गैंग के कई बड़े-बड़े लोगों को दाऊद ने खत्म कर दिया था, तो पठान गैंग दाऊद की जान के पीछे पड़ा हुआ हुँ, था। हुँ, दाऊद की किसी भी हालत में हत्या करना चाहता था। एक तो दूसरी तरफ उन दिनों में मुंबई पुलिस के अलावा कस्टम विभाग भी जो है वो भी काफी सक्रिय था दाऊद के खिलाफ। और उन दिनों में एक बहुत ही ईमानदार और सख्त अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था दया शंकर। ओके। और उन्होंने दाऊद को काफी नुकसान पहुंचाया था, दाऊद का काफी माल पकड़ा था, उनके कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया था, दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम तक को गिरफ्तार किया था। तो कस्टम विभाग की दबिश, पुलिस की दबिश, फिर पठान गैंग से खतरा, तो इन तमाम कारणों से दाऊद भाग गया 1986 में दुबई। और दुबई से ही फिर वो अपने गिरोह को चलाने लग गया। उसके 2 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद
छोटा शकील और छोटा राजन भी चले गए। आई थिंक 87 या 88 में छोटा राजन भी तब दाऊद के साथ ही काम करता था, वो भी चला गया, छोटा शकील भी चला गया, और जो दाऊद के लॉयलिस्ट थे फिर वो सारे दुबई शिफ्ट हो गए। और दाऊद 93 के आसपास तक जो है वो दुबई में ही रहता था, बमकांड तक। उसके बाद में वो दुबई और पाकिस्तान के बीच आने जाने लग गया। और जब 9/11 हुआ अमेरिका में, उसके बाद से फिर वो परमानेंटली कराची में ही सेटल हो गया, वहीं पर रहने लग गया पाकिस्तानी सरकार की छत्र छाया में। उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर निकलना उसने बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद दुनिया भर में आतंकी संगठनों के खिलाफ जो दबिश शुरू हो गई थी, जो कार्रवाई शुरू हो गई थी, तो ऐसे में दाऊद को आशंका थी कि कहीं ना कहीं वो पकड़ ना लिया जाए और भारत के हवाले ना कर दिया जाए। तो उसके बाद उसने पाकिस्तान के बाहर अपना ट्रैवल बंद कर दिया। आप डी कंपनी के लोगों से कुछ लोगों से आप मिले हैं, आपने इंटरव्यू वगैरह भी उनकी की है? नहीं, डी कंपनी के लोगों से मैं नहीं मिला हूँ। डी कंपनी के लोगों से जो भी मेरा आमना सामना हुआ वो कोर्ट में ही हुआ। जैसे बमकांड के आरोपी थे तो कोर्ट में उनके साथ में मतलब मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। उसमें से कई लोग ऐसे बोलते थे कि हम लोग ने जो है इमोशनल होके हम इसमें जुड़ गए, और कई लोगों की शिकायत भी थी कि हमने दाऊद इब्राहिम के नाम पर काम किया, लेकिन दाऊद की तरफ से तो हमको कोई मदद नहीं मिल रही है, हम तो जेल में ही हमारी जिंदगी गुजर रही है, हमारे बच्चे कब छोटे से बड़े हो गए, हम उनका बचपन भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो पत्नी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, उनका गुजारा बड़ा मुश्किल से हो रहा है। तो कई लोग दाऊद को गालियां भी देते थे जब हमसे बात करते थे कोर्ट के भीतर, तो काफी नाराजगी दिखाते थे कि दाऊद ने हमारे जज्बातों का इस्तेमाल किया अपने निजी मकसद से, और आज हम जेल की चक्की पीस रहे हैं, हम जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, और दाऊद तो आराम से मजे से रह रहा है। ओके। तो इस बात का उन्हें बड़ा मलाल था, और वो रिग्रेट कर रहे थे कि दाऊद के कहने पर या उसके गिरोह के लोगों के कहने पर वे इस साजिश का हिस्सा बने। अब आते हैं सर दाऊद के गिरोह में भी, जब छोटा राजन अलग हुए, पहले छोटा राजन वाज पार्ट ऑफ दाऊद्स गैंग एंड अबू सलीम छोटा राजन के ड्राइवर थे। तो ये धीरे धीरे स्प्लिट कैसे होना शुरू हुआ कि छोटा राजन इनसे अलग हुए एंड देन उनके अगेंस्ट हुए, देन अबू सलीम ने अपना अलग एक वो गैंग बनाया। सो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन डी गैंग? डी गैंग में चल क्या रहा था कि लोग एक दूसरे के अगेंस्ट होने लगे? देखिए, छोटा राजन राइट हैंड माना जाता था दाऊद का, और दाऊद का बड़ा ही भरोसे का आदमी था। लेकिन क्या था कि जो दाऊद का भरोसा वो एंजॉय करता था, उससे डी कंपनी के कई और लोगों को जलन भी होती थी कि दाऊद भाई इस पे इतना क्यों भरोसा करते हैं, और इतना पावर छोटा राजन के पास में था। तो कई लोग थे, शरद शेट्टी, छोटा शकील, वो उस जगह को लेना चाहते थे। कई बार ये कह के भी दाऊद के कान भरे जाते थे कि अरे आप इस हिंदू आदमी पे इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। जबकि दाऊद के गैंग में भी और राजन के गैंग में, दोनों में हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के गैंग थे, तो धर्म की वैसी ऐसी बात नहीं थी। लेकिन होता यह था कि कई बार अगर छोटा राजन किसी को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करता था, पैसा वसूली के लिए, और वो शख्स किसी ना किसी बहाने अगर दाऊद से बातचीत कर लेता, तो दाऊद छोटा राजन को कहता था छोड़ दे, जाने दे, इसको मत परेशान करे, अपना आदमी है, इससे मत वसूली कर। छोटा राजन को दाऊद की बात माननी पड़ती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि दाऊद या फिर अनीस किसी को अगर धमकी के लिए फोन करते थे, धमकी वाला फोन करते थे वसूली के लिए, छोटा शकील फोन करते थे, और वो शख्स अगर छोटा राजन का परिचित निकलता था और छोटा राजन से मदद मांगता था, और छोटा राजन अगर दाऊद को कहता था कि भाई अपना आदमी है, इससे मत वसूली करो, जाने दो, तो वो लोग ऐसा नहीं करते थे। तो इसकी वजह से भी इनके बीच में कटुता हो गई। ये जो बात मैं बता रहा हूँ आपको, डी कंपनी से जुड़े लोगों से मिली जानकारी के आधार पर बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ चलता था। अब हुआ ये कि 1993 में जब बमकांड हुए, तो छोटा राजन का ये कहना है कि ये पूरी साजिश से उसको दूर रखा गया था, उसको कानो कान पता भी नहीं चलने दिया गया, और ये एक देशद्रोह का काम था, और इसलिए छोटा राजन ने दाऊद गिरोह को छोड़ दिया। हालांकि इसके पीछे और दूसरे कारण भी थे, जैसा मैंने आपको बताया। अबू सलेम क्यों निकला? अबू सलेम को देखिए, दाऊद ने सबको अलग अलग बीट्स दे रखी थी। जैसे छोटा शकील को जिम्मेदारी दी थी कि तुम शूटर का रिक्रूटमेंट करो, बिल्डरों से वसूली करो। आफ्ताब भट्टी जो है फर्जी नोट बनाने का काम करता था, वो स्मगलिंग का काम देख रहा था। उसी तरह से अबू सलेम को फिल्मी बीट दे रखी गई थी कि फिल्म वालों से वसूली करना है या उनसे राइट्स लेना है, या जो भी था वो काम देखता था अबू सलेम।
अब धीरे-धीरे अबू सलेम ने क्या किया कि उसने अपना अलग ही गैंग बना लिया, इंडिपेंडेंटली हुँ, काम करने लगा। लेकिन दाऊद को ये बात पता नहीं थी। दाऊद को लग रहा था ये तो मेरे साथ ही है और मेरे कहने पे ही ओके। काम कर रहा है। तो हुआ ये कि 1997 में अगस्त में हुँ, अबू सलेम ने टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार की हत्या करवा दी गुलशन कुमार की, और हाँ, बहुत बड़ा हत्याकांड था वो। उसने राइट। पूरे शहर को, पूरे देश को दहला कर रख दिया। जब दाऊद को ये बात मालूम पड़ी, हुँ। तो बहुत भड़क गया, क्योंकि सलेम ने उसकी मर्जी के बिना ही हत्या करवाई थी, उससे पूछा तक नहीं था। जी, जी, सॉरी मैं 1 मिनट आपको फिर से रोक रहा हूँ। क्या इससे पहले इस लेवल का कोई हत्याकांड हुआ था डी कंपनी या किसी के द्वारा कि बॉलीवुड या किसी ऐसे नोन इन सेलिब्रिटी को इस हिसाब से बीच सड़क गोली मार दी गई हो? नहीं, उस 90 के दौर में तो बहुत सारे लोगों को मारी गई। 90s ऐसे के किसी डिकेड बड़े में मेजर सेलिब्रिटी को मारा गया था इससे पहले, गुलशन कुमार से पहले? हाँ, कई फिल्मी हस्तियों की हत्या हुई थी। मुकेश दुग्गल की हत्या हुई। फिर ओके। राकेश रोशन पर भी फायरिंग हुई थी जिसमें हुँ, वो हुँ, बच हुँ। गए थे। हुँ, हुँ, हुँ। और एक लॉरेंस डिसूजा नाम का फिल्मकार था, उसके ऊपर फायरिंग हुई थी। ओके। अजीत तिवारी, मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी, उसकी हत्या हुई। कई सारे फिल्म जगत से जुड़े कई सारे लोगों की 90 के दशक में हत्या हो चुकी है। और ये सारे जो हत्याएँ होती थी इसमें बेसिक रीज़न था कि उन्होंने अगर पैसा देने से मना कर दिया या फिर कोई फ़ेवर करने से मना कर मूल दिया। कारण जो है पैसे का ही होता था। हुँ, मुख्य कारण पैसे को लेकर ही ये सारी हत्याएं होती थी। ओके। प्लीज़, प्लीज़ सर, आप गुलशन कुमार की हत्याकांड के बारे में बता रहे थे। तो ये अबू सलीम जो है वो इस तरह से अलग हो गया। हुँ, और जब ये घटना हुई उसके बाद में अनीस इब्राहिम दुबई में जो घर था अबू सलीम का, वहां पर उसके घर पे जाके अनीस इब्राहिम ने हमला कर दिया और उसकी जो वाइफ थी अबू सलीम की, हुँ, शायद समीरा जुमानी नाम था, उसके साथ में बड़ी गाली गलौज भी की उसने। ओके। और बाद में समीरा ने इस बात की शिकायत दाऊद से की कि आपका भाई देखो औरतों के साथ किस तरह का सलूक कर रहा है। हुँ, तो ये सारा भी हुआ था, तो इस तरह से अबू सलीम भी अलग हो गया। ओके, ओके, ठीक है। इसके बाद फिर ये अरुण गावली और ये फिर अमर नायक उसी टाइम पे ही मतलब दाऊद का जब प्राइम था तभी ये लोग भी सीन में आ चुके थे या थोड़ा देर हाँ कुछ टाइम हाँ बाद ही बिल्कुल। अरुण गौली और अमर नायक ये सब 80s के डिकेड से ही एक्टिव हो चुके थे। एक्टिव हो चुके थे? हाँ। और अमर नायक का जो है 96 97 में विजय सालस्कर ने हुँ, एनकाउंटर कर दिया था। और उसके बाद अमर नायक का जो छोटा भाई है अश्विन नायक, हुँ, उसने गैंग की कमान संभाल ली थी और वो गैंग चलाता था। बाद में वो अरेस्ट हुआ, तो आरोप लगा कि जेल के भीतर भी गैंग बैठकर वो बाहर गैंग चला रहा था। और बाद में अभी 1.5-2 साल पहले ही वो हुँ, तमाम मामलों से बाहर निकल आया और अब उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है। ओके। तो जैसे अभी हमने बात की गुलशन कुमार के हत्या की, भारत शाह के हत्या की जो रूपम टेक्सटाइल्स के वो थे। देन ईस्ट वेस्ट एयरलाइन के भी ओनर थे जिनकी जो पहला प्राइवेट एयरलाइन उनकी हत्या की गई थी। इस बीच में क्योंकि जर्नलिस्ट एक ऐसा फील्ड है जो कि आप पुलिस से भी कनेक्टेड रहते हैं, क्यों मैं क्राइम रिपोर्टिंग की बेसिकली बात कर रहा हूँ। आप जो गैंग है उनसे भी आपका कनेक्शंस रहता है क्योंकि वो लोग भी आपको रीच आउट करते हैं क्योंकि उनको भी अपना प्रमोशन करना होता है, राइट? क्योंकि इस शहर में अगर उनको अपना दबदबा, अपना पावर, अपना डर बनाना है, तो मीडिया से उनकी दोस्ती ज़रूरी थी। इस बीच में एक न्यूज़ आता है आपके ही एक मित्र ज्योतिर्मय दे की हत्या की। जेडी जिनका स्कूप में भी पूरा एक प्रॉपर प्रसेनजीत जो बंगाल के काफ़ी नोन एक्टर है प्रसेनजीत उन्होंने प्ले किया था। ये क्यों होता है? देखिए जेडे हत्याकांड के पीछे जो सीबीआई ने, क्योंकि अल्टीमेटली हुँ, जांच जो है वो सीबीआई के पास में गई, हुँ, हुँ, तो सीबीआई ने जो बात रखी उसके मुताबिक जेडे एक किताब लिख रहे थे जिसका टाइटल था चिंदी, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। ये छोटा राजन के ऊपर, एक छोटा राजन की एक तरह से बायोग्राफी लिख रहे थे ओके। और चिंदी टाइटल दिया था। हुँ, मुंबई अंडरवर्ल्ड में चिंदी शब्द जो है बहुत बुरा माना जाता है, मतलब बहुत बुरी गाली मानी जाती है। ओके। तो सीबीआई का ऐसा कहना था कि छोटा राजन को बहुत हर्ट कर गया कि मुझे चिंदी कहा जा रहा है। और वो छोटा राजन की कहानी थी कि कैसे छोटा राजन जो है मुंबई के चेंबूर इलाके हुँ, में सहकार हुँ, सिनेमा के बाहर जो है वो टिकट ब्लैक का काम करता था और कहां पर इतना बड़ा डॉन बन गया कि मुंबई शहर उसके हुँ, नाम से थर्राता था। तो ये पूरी कहानी थी।
अच्छा, छोटा राजन के साथ में जेडे के बहुत अच्छे रिश्ते थे। मतलब कई बार जेडे ने छोटा राजन से बातचीत की और मेरी जब जेडे से बात होती थी तो जेडे अक्सर छोटा राजन की तारीफ करते थे कि बॉस वो सिर्फ देशभक्त होने का दिखावा नहीं कर रहा है। हुँ, ये जेडे के शब्द मैं बता रहा हूँ। छोटा राजन देशभक्त होने का दिखावा नहीं कर रहा है, वो दिल से देशभक्त है, वो कट्टर देशभक्त है। ऐसा जेडे ने मुझे कहा था। ओके। अब जेडे की हत्या के बाद में छोटा राजन ने मुझे फोन किया था और फोन करके जिम्मेदारी भी ली हुँ, कि मैंने जेडे की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि किसी ने मेरे कान भरे थे। किसी ने मुझे बोला था कि वो डी कंपनी के लोगों के साथ में जाकर मिल गया था और मुझे मरवाने की साजिश में था, इस टाइप का उसका कुछ कहना था। हुँ, तो ये बात भी हुई थी। लेकिन जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दायर की और फिर हुँ। जब छोटा राजन को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो वही कारण माना गया कि जेडे किताब लिख रहे थे और इस किताब की वजह से छोटा राजन जो है वो खफा था। ओके। तो ये जब जैसे आपने भी बोला कि जैसे जेडे आपके मित्र थे, वो छोटा राजन से काफ़ी क्लोज़ थे, मतलब बात होती रहती थी। तो क्या जर्नलिस्ट और डी कंपनी के गैंगस्टर्स में मिलना-जुलना भी होता था किसी लेवल पे? कि इंटरव्यूज़ के लिए या फिर किसी और रीज़न के लिए मिलना-जुलना लगता था या फिर नॉर्मली आप लोगों की बात सिर्फ़ फ़ोन पे ही नहीं होती थी? देखिए, जो जो गैंगस्टर देश के बाहर थे उनसे तो मेरी फोन पर बात हो, हाँ, उनका हाँ, सामने से मैं कभी हाँ। किसी गैंगस्टर को फोन नहीं करता था। ओके। गैंगस्टर ही जब उनकी मर्जी होती थी, उनको मुझसे बात करनी होती हुँ, तो मुझको करते थे। और हर ओके, बातचीत के बाद मैं पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करता था। जितनी भी ओके। बार मैंने छोटा राजन से बातचीत की, मैंने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म किया। क्यों छोटा उसका राजन के रीज़न? अलावा रवि पुजारी भी मुझको फोन करता था। हाँ, रवि पुजारी ने जब एडवोकेट मजीद मेमन पे फायरिंग की तब मुझे फोन किया था और उसके बाद के कुछ शूट आउट में फोन किया था। तब भी मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता था। फोन रखने के अगले मिनट मजीद हुँ, मेमन पर जब फायरिंग की तो मैंने तब तब तभी जो पुलिस कमिश्नर थे एएन रॉय, मैंने उनको तुरंत फोन करके बता दिया हुँ, कि मेरे पास इस तरह से रवि पुजारी का फोन आया था, इस हुँ, नंबर से आया था। क्राइम ब्रांच वाले बाद में मेरा स्टेटमेंट भी लेते थे। मैं कई मामलों में मैं विटनेस भी बनाया गया। और जो डॉन भागकर नहीं गए थे, हुँ, यहाँ पर ही थे, उनका मैं हुँ, सामने से इंटरव्यू करता था। जैसे अरुण गवली, तो अरुण गवली का मैंने ओके। बहुत बार इंटरव्यू किया। अरुण गवली से मैं बहुत बार डगड़ी चाल में मिला जाकर। अरुण गवली पॉलिटिक्स में भी उतरा था। उस हुँ, दौरान भी मैंने उसकी कैंपेन कवर की। अश्विन राइट। नायक का मैंने कई बार इंटरव्यू किया तो और जब अश्विन आप नायक इन जब एक बार जेल में था और एक जेल का मैं हाँ, कार्यक्रम कवर करने गया था, तब भी मैं अश्विन नायक से मिला था। तो ये जो गैंगस्टर्स थे मतलब ये मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है। एक मतलब गैंगस्टर अगर हम नॉर्मल उसमें सोचे तो कोई खतरनाक इंसान होगा, मतलब नॉर्मली होते नहीं है बट जस्ट वेरी क्यूरियोसिटी के एंगल से मैं पूछ रहा हूँ। तो जब आप इनसे जाके मिलते थे, जो आप अरुण गौली से मिले या फिर अश्विन नायक से मिले, तो ये अपने लाइफ में ये लोग होते कैसे थे? हाउ वर दे? तो ये गैंगस्टर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कुछ अलग-सा या फिर कैसे होते हैं? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये गैंगस्टर जो है ना बहुत अच्छे एक्टर्स भी होते हैं। ओके, किससे बात करते हो, किस तरह से बात करना है, ये उस तरह से बिहेव करते हैं। अच्छा। जब ये किसी पुलिस अधिकारी के सामने जाएंगे तो हुँ, एकदम बेचारे बन जाएंगे साहेब, एकदम बेचारगी भरी आवाज में बात करेंगे। जब इनको किसी से वसूली करनी है, किसी को धमकाना है, हाँ, तो एकदम खतरनाक हो जाएंगे, एकदम गंदी गंदी गालियां देंगे, हैवी आवाज में बात करेंगे ताकि उनका खौफ पैदा हो। राइट। जब ये पत्रकारों से बात करेंगे तो बहुत ही जेंटलमैन तरीके से बात करेंगे, बहुत डिसेंटली बात करेंगे। पत्रकारों को देख के लगेगा ही नहीं कि ये आदमी किसी की हत्या भी करवा सकता है। वाह! मतलब मैं जितनी बार अरुण गवली से मिला या अश्विन नायक से मिला या मैंने छोटा राजन से बातचीत की, हुँ, हुँ, तो मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि यार ये लोग किसी की हत्या क्यों करवाएंगे हो। ये तो बड़े ही आम आदमी, हमारे आपके जैसे लोग मालूम पड़ रहे हैं। मतलब इनको देख के लगता नहीं कि ये अरुण गवली ने मुंबई में 200-300 मर्डर करवा दिए, अश्विन नायक ने इतने सैकड़ों मर्डर करवा दिए। इनको देखकर बिल्कुल नहीं लगता था। छोटा राजन से बातचीत करते वक्त कभी नहीं लगा कि उसने इतने लोगों की हत्या करवाई होंगी। एकदम आम लोग जैसे बातचीत के, मैं अक्सर छोटा हुँ, राजन से मराठी में ही बातचीत करता था। तो एक आम ओके, मराठी भाषी जिस तरह से बात करता है, उस तरह से मैं उससे बात करता था। और छोटा राजन बहुत ही डिसेंट तरीके से, उसके बोलचाल में कभी ऐसा कोई शब्द नहीं आया कि वो कोई गुंडा है या कोई हुँ, गैंगस्टर है। बड़ी ही डिसेंट तरीके से छोटा हुँ, राजन बात करता था। लेकिन जब वो किसी को धमकी के लिए फोन कर रहा है, वसूली के लिए, तो वैसा भी ऑडियो मैंने सुना है
जो क्राइम ब्रांच के पास जमा है उसका ऑडियो सैंपल, ओके। तो वहां पर तो माँ बहन की क्या क्या गालियां और किस किस तरीके से वो अपने शिकार को धमकी देता था वो सारा भी है। तो कभी आपको डर नहीं लगा कि ये जैसे आपने बोला कि वो तब बहुत जेंटल होके बात करते थे, बट फिर भी कहीं बैक ऑफ द माइंड डर नहीं रहता था कि मुझे सही सवाल पूछने हैं या फिर अगर मैंने कुछ गलत सवाल पूछा तो मेरी जान को खतरा है क्योंकि इन लोगों के लिए मारना कोई बड़ी बात तो थी नहीं। नहीं देखिए, मुझे जो सवाल पूछना होता है मैं उनसे पूछता हूँ। मतलब मुझे कभी किसी गैंगस्टर ने ये नहीं बोला कि तुम मुझसे ये पूछना और ये मत पूछना। ओके। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। और देखिए, गैंगस्टरों से आपको तब खतरा होता है जब गैंगस्टर्स को ये लगे कि भाई आप जो है किसी दूसरे गैंग के एजेंडे पर काम हुँ, कर रहे हो, हुँ, आप हुँ, दूसरे गैंग के पेरोल पे हो, आप दूसरे गैंग के आदमी हो। अगर ये इस डॉन को लगता है तब आपके लिए खतरा हो सकता है। जैसे कि जेडे के मामले में छोटा हाँ, राजन को ये लग रहा था कि जेडे दाऊद से मिल गया है। ओके। तो ये बहुत खतरनाक होता है कि अगर गैंगस्टर के दिमाग में ये बात चढ़ जाए कि ये फलाना पत्रकार जो है हुँ, दुश्मन हुँ, गैंग का आदमी है, तो उस पत्रकार के लिए बड़े ही खतरे की बात होती है। ओके। और अगर पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता करेगा और हर किसी से अलग रहेगा, सिर्फ हुँ, खबरों के लिए रिलेशन रखेगा, हुँ, तो मुझे लगता है वो सेफ है। लेकिन अगर कोई पत्रकार जो है अपने प्रोफेशनल दायरे से बाहर हुँ, निकलकर किसी प्रकार का फेवर हासिल करना चाह रहा है किसी गैंगस्टर से, हुँ, पैसा चाह रहा है या अपने किसी दुश्मन को निपटाना चाह रहा है या उससे और कोई काम करवाना चाह हुँ, रहा है, तो वहां हुँ। पर भी बात थोड़ा खतरनाक हो जाती है। क्या ऐसा मतलब ये बहुत ही एक ह्यूमन साइकी की बात है कि अगर मुझे लगे कि मैं किसी पावरफुल इंसान के साथ बैठा हुआ हूँ अ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा कुछ काम हो जाए। अगर मेरा कोई काम रुका हुआ है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। मेरा कोई काम रुका हुआ है तो वो काम हो जाए। अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ अपने प्रोफ़ेशन में, तो कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएँ या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा तो एक फ़ोन कॉल चला जाए तो मेरा प्रमोशन हो जाए। क्या कभी एक किसी मतलब मैं बहुत ही एक प्योर हार्ट से बहुत ही एक नॉर्मल एक सवाल कर रहा हूँ। क्या कभी किसी जो क्राइम रिपोर्टिंग करते जो इनसे ये पावरफुल डॉन से मिलते रहते थे, क्या इनके मन में कभी होता था ये लालच आती थी, ग्रीड आती थी? या बैक ऑफ द माइंड रहता था कि यार ये मैं अगर यहाँ से एक कोई फ़ायदा लेने की कोशिश करूँगा तो वो फिर मेरे पे वो डबल अप होता रहेगा? देखिए, ऐसा है कि कुछ पत्रकार जरूर ऐसे हैं जिन्होंने हुँ, अंडरवर्ल्ड के साथ में रिलेशन रख के फायदा भी किया है। किसी हुँ, ने डॉन को कहा कि फलाने बिल्डर से मेरे को जो है वो घर में थोड़ा सा डिस्काउंट दिला दो, सस्ते में घर दिला दो। ऐसे भी हुँ, मामले सामने आए हुँ। हैं कि कोई पत्रकार जो है अंडरवर्ल्ड डॉन से बातचीत में इस तरह के फेवर भी मांग रहा है। तो मैं मेरा ये कहना है कि उस टाइम पे 90s के टाइम पे कई लोगों के फ़ोन भी टैप हो रहे थे क्योंकि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर कोई भी हो, सबके पास गैंगस्टर्स के फ़ोन आते थे एक्सटॉर्शन के लिए, पैसे माँगने के लिए या फिर किसी और रीज़न से भी। तो आप लोग जर्नलिस्ट के भी फ़ोन टैप हो रहे थे उस टाइम पे? जी हाँ, बिल्कुल, जर्नलिस्ट के भी फ़ोन टैप होते थे। ऐसे जर्नलिस्ट के फ़ोन टैप होते थे जो कि अंडरवर्ल्ड के साथ में टच में रहते थे, उनसे हुँ, बातचीत करते हुँ, थे। एक तो इस कारण से फ़ोन टैप किए जाते थे जर्नलिस्ट के, ताकि पुलिस को जानकारी मिल सके। हुँ, दूसरा कारण होता था कि 2003-4 में जो तेलगी घोटाला हुआ था, हुँ, हुँ, तो जो मेरे दोस्त हैं संजय सिंह, जिन्होंने कि उस स्कैम को ओपन किया था, तो उस दौरान संजय सिंह और हम भी क्योंकि तेलगी स्कैम बहुत बड़ा स्कैम था, तो हम भी उसको राइट, कवर कर रहे थे। तो जो पत्रकार उस कैम को कवर कर रहे थे उनके फोन पुलिस टेप कर रही थी और पुलिस इसलिए टेप कर रही थी ये जानने के लिए कि ये लोग आगे क्या करने वाले हैं या फिर कुछ ओके, ये सोच रही थी कि इनको कैसे फंसाया जाए हुँ, क्योंकि जो एजेंसी जो लोग उस मामले में फंसे थे वो उस वक्त बहुत पावरफुल पुलिस वाले थे। उनका ही नाम मीडिया में छपता था और वही लोग हीरो के जैसे ट्रीट किए जाते थे। लेकिन तेलगी घोटाले में फंसने के बाद में उन हुँ, सबको जेल जाना पड़ा था। जेल जाने से पहले उन लोगों ने पत्रकारों के फ़ोन टेप करने शुरू कर दिए थे। उनकी बातों को सुनना, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई पुराना हुँ, मामला हुँ, है जिसके तहत इनको फँसाया जा सके, इनको डराया जा सके, ये सब भी हो रहा था उन दिनों में। ओके। आपने एक अभी जस्ट बात बोली थी कि जब जब भी छोटा राजन आपको फ़ोन करते थे या फिर कोई और भी अगर आपको फ़ोन करते थे कि जिन्होंने अपना एक्सेप्ट किया कि मैंने ये मर्डर किया है या फिर मैंने ये क्राइम किया है, तो आप तुरंत उस टाइम पे सीबीआई या फिर क्राइम ब्रांच को आप रिपोर्ट करते थे, कि मेरे पास ये मुंबई पुलिस के इन्फॉर्मेशन क्राइम ब्रांच को, मुंबई हाँ। क्राइम ब्रांच को आप रिपोर्ट करते थे।
तो क्या इस वजह से कभी आपको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं मिलता था गैंगस्टर से कि आपने मैंने आपको कुछ बोला, आपने पुलिस को जाके बोल दिया? नहीं, क्योंकि जब ये लोग बात करते थे मुझसे, हुँ, फ़ोन करते हुँ, थे और जब किसी हत्या की ज़िम्मेदारी लेते थे, तब ओके, मैं उसी फ़ोन कन्वर्सेशन में उनको बोल देता था कि देखो बॉस ऐसा है कि आप ये जो बोल रहे हो, ये एक तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है और मैं इसकी जानकारी पुलिस को दूँगा। हुँ, आपने जो बात मुझे बताई है, मुझे वो पुलिस को बतानी पड़ेगी। हुँ, यार, आप किसी का मर्डर करके ज़िम्मेदारी ले रहे हो कि राइट, मैंने मर्डर किया है और अगर वो जानकारी मुझसे शेयर कर रहे हो, तो एक नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बन जाता है कि मैं पुलिस को बताऊँ और ना एब्सोल्युटली, बताना एक गुनाह हो जाता है कि हुँ, आपको पता है कि किसकी हत्या किस शख्स ने की और आपने उस जानकारी को दबा कर रखा। तो हर हाल में मुझे वो पुलिस को बताना ही था और ये मैं क्लियर कर देता हूँ। उसी वक़्त में मैंने क्लियर कर दिया जितनी भी बार बातचीत की। तो उन्होंने बोला हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा था हमको फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो बताना ही है, आपको फ़र्क पड़े या ना पड़े, हुँ। आई हैव टू टेल द कॉप्स और फिर मैं इन्फॉर्म कर देता था। एक एक बुक में आपने एक इंसिडेंट लिखा है जहाँ पे आपके लाइफ को भी थ्रेट था, जहाँ पे आपको हेमंत करकरे साहब ने आई थिंक वार्न किया था कि आप कुछ दिन के लिए बॉम्बे से बाहर चले जाओ, थोड़ा-सा लाई लो करो, आपकी शादी उस टाइम होने वाली थी। वो इंसिडेंट क्या था और क्यों हुआ? छोटा शकील आपके पीछे क्यों पड़ गया? देखिए, हुआ ये था कि हेमंत करकरे को आप जानते हैं, हुँ, वो एटीएस चीफ थे, राइट, एंटी टेररिस्ट हुँ, स्क्वाड के चीफ थे और जो 26/11/2008 के आतंकी हमले एब्सोल्युटली, में शहीद हुए थे। शायद हुए थे। हुआ ये था कि अप्रैल के पहले हफ्ते में उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा हुँ, कि जितेंद्र मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, लेकिन तुम मेरे ऑफ़िस मत आना एटीएस के ऑफ़िस, हम लोग कहीं बाहर मिलेंगे। हुँ, एटीएस का ऑफ़िस था नागपाड़ा इलाके में। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए कहाँ मिलते हैं? तो बोले तुम पुलिस कमिश्नर हेड के ऑफ़िस में आ जाओ, वहाँ पर जो जॉइंट कमिश्नर का केबिन है, वहाँ बैठ के बात करते हैं। हुँ, तो मैं गया, वहाँ पर मिला उनसे। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। बोला जितेंद्र ये बताओ कि यार तुम्हारी कौन-सी ऐसी स्टोरी है जो दाऊद इब्राहिम गैंग को बहुत चुभ गई? तो उनके सवाल पे पहले तो मैं बहुत खुश हो गया। मन ही मन में बहुत खुश हो गया। बोला अरे वाह! एक क्राइम रिपोर्टर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो हुँ, सकता है कि उसकी स्टोरी किसी देशद्रोही को, किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को जो है चुभ हुँ, जाए। हुँ, लेकिन फिर आगे जो बात उन्होंने बोली तो फिर थोड़ा-सा टेंशन आया। उन्होंने बोला देखो ऐसा है, तुम याद करो कौन-सी स्टोरी है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट किया है जहाँ पर छोटा शकील अपने कुछ शूटरों से बात कर रहा है और तुम्हारे बारे में जानकारी माँग रहा है। जितेंद्र दीक्षित कहाँ रहता है? ऑफ़िस किधर है? कितने बजे आता है? गाड़ी का नंबर क्या है? ये सारी बातें डिस्कस हो रही है। तो हुँ, हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तो बताओ क्या काम किया है तुमने? कौन-सी ऐसी स्टोरी की है? तो मैंने बोला मैंने तो पीसीओ स्टोरी की है दाऊद के खिलाफ। मैंने सबसे पहले दाऊद का जो उसका पुश्तैनी बंगला है रत्नागिरी में, मैं हुँ, वो सबसे पहला पत्रकार था जिसने वो घर में घुस के वहाँ पे जाके दिखाया कि ये दाऊद का बंगला है। मुंबई के जो पाकमोडिया स्ट्रीट का घर है, वहाँ पर भी जाके मैंने दिखाया। दाऊद से जुड़ी कई सारी स्टोरीज़ की। और दूसरा ये कि दाऊद को जब भी हम लोग रिफर करते थे उस वक़्त टीवी हुँ, चैनलों में तो देशद्रोही, भगोड़ा, आतंकवादी दाऊद यही सब बोलते थे। तो उस तरह से मैं दाऊद के बारे में बोलता था। लेकिन वो तो और भी लोग बोलने लग गए थे, अकेले मैं नहीं राइट, बोलता था और भी पत्रकार बोलते थे इसी तरह से। बोले हाँ, तो बोले लेकिन कोई तो ऐसी खबर है जो उसको बहुत चुभ गई है। बोले अब तुम ऐसा करो कि तुम कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर चले जाओ। तो मैंने बोला मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इसी महीने के आखिर में मेरी शादी है। 27 अप्रैल को मेरी शादी है और उससे 1 हफ्ते पहले मैं अपने मामा के घर में रहता था। मेरी बहन की शादी थी 20 अप्रैल को। तो उनकी तैयारियां चल रही थी। शादी के कार्ड वार्ड भी बट गए थे। बोले ये सब अब कैसे कैंसिल हो सकता है? बोले अरे जिंदा रहोगे तभी तो शादी करोगे ना, तो मुंबई छोड़ के चले जाओ। फिर उन्होंने मेरे बॉस को फोन किया, मिलिंद खांडेकर को। तो मेरे बॉस और हेमंत करकरे दोस्त थे क्योंकि जिस जिस ओके, जमाने में मेरे बॉस मिलिंद खांडेकर क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे, उस हुँ, जमाने में हुँ, हेमंत करकरे डीसीपी हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला कि देखो ये जितेंद्र की जान को खतरा है, इसको मुंबई से बाहर कहीं भगा दो। तो मिलिंद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा दिल्ली कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर कर देता हूँ, दिल्ली आ जाओ। तो मैंने उनको भी वही कारण बताया कि मैं मुंबई नहीं छोड़ सकता। तो फिर हेमंत करकरे ने कहा कि ठीक है, चलो मैं ही कुछ करता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम इन बातों का फॉलो करना आने वाले कुछ दिनों तक और मेरे लोग तुम पर वॉच रखेंगे। हम लोग देखते हैं। उसके बाद आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं। मेरे मन में ओके, इच्छा थी कि मैं किसी दिन जाके हेमंत करकरे से पूछूं कि क्या हुआ उन शूटर्स का या आगे उस मेरे मामले का क्या हुआ। लेकिन फिर 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले में वो शहीद हो गए।
तो मुझे फिर वो आगे पता चल नहीं सका कि क्या हुआ। मेरा एक आपसे बहुत पर्सनल सवाल है, आप चाहें तो इसका जवाब ना दें। अ, आप इतने पुलिस वालों से मिलते थे, राइट? जो लोग एनकाउंटर के मतलब वही लोग सूत्रधार थे एक तरह से। आप लोगों की बात आपकी बात डी गैंग वाले आप लोग को कांटेक्ट करते थे, प्लस आपके और भी जो पत्रकार दोस्त वगैरह थे, वो भी उनका भी कनेक्शन रहता था डी गैंग से। कभी कुछ ऐसा पता चलता था कि ये होने वाला है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है और लेकिन आप मुँह खोल नहीं सकते हैं क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीज़न्स? देखिए, ऐसा है कि उस वक़्त में दौर ऐसा था कि एक क्राइम रिपोर्टर की पहचान इस बात से होती थी कि कितनी जल्दी उसको एनकाउंटर की खबर पता चलती है। हुँ, एनकाउंटर हुआ नहीं कि सबसे पहले तुम्हारे चैनल पर ही चलना चाहिए, तभी तुम हुँ, बड़े क्राइम हुँ, रिपोर्टर माने जाओगे। राइट। तो ऐसे में एनकाउंटर्स कैसे होते हैं इसका अंदाजा लगभग सभी को था। सभी ये मानते थे कि भाई एनकाउंटर तो जो है वो फर्जी ही होते हैं। हुँ, ये हर क्राइम रिपोर्टर का विश्वास था। लेकिन कोई उसको दिखाता नहीं था, क्योंकि कभी कोई लाइव एनकाउंटर तो देखा नहीं। मैंने तो राइट। एनकाउंटर होते हुए देखा नहीं ना कि गैंगस्टर को पकड़ के मारा जा रहा है। हुँ, 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 और जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी होते थे वो एनकाउंटर करने के बाद पहले अपने कंट्रोल रूम को फोन करते थे और फिर उसके बाद ही रिपोर्टर को बताते थे। तो एनकाउंटर होने राइट। के बाद रिपोर्टर मौके पे पहुंचता था। हुँ, हुँ, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि एनकाउंटर होने वाला है इस बात के हिंट्स जरूर दे देते थे पुलिस के लोग। जैसे कि किसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी का कोई पत्रकार दोस्त है और वो दोस्त उस दिन समझ लो छुट्टी पे है, हुँ, तो सुबह सुबह में वो अधिकारी फोन कर देगा उस रिपोर्टर को, बोलेगा आज कहाँ हो? बोलेगा आज तो मैं छुट्टी पे हूँ। बोला आज छुट्टी कैंसिल कर दो और आज जरा इस इलाके में रहो, मेट्रो सिनेमा के पास रहो या आज सीएसटी रेलवे स्टेशन के आसपास रहो। ओके। तो ठीक है, वो रिपोर्टर छुट्टी कैंसिल कर देता था, कैमरा यूनिट साथ में रखता था। हाँ। रिपोर्टर को अंदाजा हो जाता था कि आखिर ये छुट्टी कैंसिल करने क्यों बोल रहा है, हालांकि कारण नहीं बताता था। हुँ, 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 फिर अचानक में दिन में फोन आता उस रिपोर्टर के पास, हाँ डिटेल नोट करो, फलाने गैंग का XYZ मरीन ड्राइव में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के पास में एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने उसको सरेंडर करने को बोला था, उसने पुलिस पे फायरिंग की, बदले में पुलिस ने फायरिंग की, उसको गोली लगी, उसको हॉस्पिटल ले गए, वहां पे डेड डिक्लेयर कर दिया। ओके। तो इस तरह से और होता था। और कभी गैंगस्टर्स की तरफ से कुछ ऐसे आप लोग को हिंट्स मिलते थे कि यहाँ पे एक्सटॉर्शन होने वाली या फिर किसी का नहीं नहीं, या फिर वो गैंगस्टर कभी नहीं बताते थे कि उनको वो किसको मारने वाले हैं या एक्सटॉर्शन करने वाले हैं किसी हुँ, का। हुँ, ये गैंगस्टर्स तो कभी नहीं बताते थे। करने के बाद, गैंगस्टर्स भी करने के बाद ही बताते थे। मजीद मेमन पर फायरिंग होती हुई उसके बाद में रवि पुजारी का फोन आया कि मेरे ओके, छोकरे लोग ने वो देशद्रोहियों के वकील के ऊपर फायरिंग किया है, जरा देख लो। ओके, ओके। फिर एक फ़ेज़ आया जब धीरे-धीरे बॉम्बे से अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये खत्म होने वाली शुरुआत क्या ये इसका रीज़न था कि पहले वो आपस में ही जो उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ वहाँ से ये लोग खत्म होने लगे या फिर ये जो बॉम्बे पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो बहुत सख्ती अपनाई एनकाउंटर यहाँ से वो खत्म होना शुरू हुआ? देखिए ऐसा है कि इनके बीच में आपसी कॉन्फ्लिक्ट में तो कई सारे लोग मारे गए, हाँ। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि मुंबई पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की, एनकाउंटर्स की पॉलिसी अपनाई गई हुँ, और हर हुँ, साल करीब 80-90 गैंगस्टर्स मारे जाते थे। तो ये जो फुट सोल्जर्स थे इन तमाम गैंग्स के, वो खत्म हो गए। हुँ। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि मकोका जैसा सख्त मकोका। कानून आ गया, तो हजारों गैंगस्टर्स उसमें गिरफ्तार हो गए। तो ये सारे फुट सोल्जर्स या तो जहन्नुम चले गए या फिर जेल के भीतर चले गए। अब रही गैंग लीडर्स की बात, हुँ, तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2002 के बाद से डी कंपनी ने मुंबई में एक भी गोली नहीं चलाई है। जो आखिरी बार डी कंपनी की ओर से मुंबई में गोली चलाई गई वो थी अली नांजियानी नाम के केबल ऑपरेटर के ऊपर, ओके, जिसकी की मुंबई के वेस्टर्न सबअर्ब में हत्या की गई थी। और ये हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि दाऊद के भाई नूर इब्राहिम, यानी कि जिसको नूरा कहा जाता है, उसके साथ उसका कोई डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी का, उसको लेकर छोटा शकील के शूटरों ने मार दिया था। इसके बाद 2003 में दाऊद का भाई इकबाल कास्कर यूएई से डिपोर्ट करके मुंबई लाया गया ओके, और तब से लेके अब तक जब हम बात कर रहे हैं डी कंपनी ने मुंबई में हुँ, एक भी गोली नहीं चलाई है। डी कंपनी ठंडी पड़ गई।
हाँ, ये ज़रूर है कि दाऊद के नाते रिश्तेदार या उससे जुड़े लोग दाऊद का हुँ, नाम भुनाने की हुँ, कोशिश करते हैं। दाऊद के नाम से हल्के-फुल्के एक्सटॉर्शन के मामले हुए हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम अब मुंबई में काम नहीं करता है, दाऊद इब्राहिम खत्म है, ये एक। उसके बाद छोटा राजन, वो जेडे मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अरुण गवली, कमलाकर जामसिंडेकर नाम के एक शिवसैनिक की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अबू सलेम, वो जेल काट रहा है। हुँ, अश्विन नायक, तमाम मामलों से बाहर निकलने के बाद अब उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है। यहां तक कि जो बी लिस्ट के गैंगस्टर्स हैं, रवि पुजारी और बंटी पांडे, वो भी जेल में है। तो एक तरफ उनके फुट सोल्जर्स खत्म हो गए और दूसरी तरफ गैंग के मुखिया भी जो है वो जेल में चले गए या ठंडे पड़ गए। तो मुंबई से अंडरवर्ल्ड इस दशक, इस सदी के शुरुआती दशक में खत्म हो गया। अभी बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई, उससे पहले जो लास्ट बड़ी वारदात मुंबई में हुई जिसने पूरे शहर हुँ, को दहला दिया, वो जून 2011 में हुई, जब पत्रकार जेडे की हत्या हुई थी। राइट। उसके बाद से बीते 13-14 सालों में कोई इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई। मुंबई में हत्याएं वगैरह होती थी, लेकिन इस जैसा मामला जो है नहीं हुआ। आपने भी बाबा सिद्दीकी के हत्या की बात की। आई थिंक अभी सबसे एक हॉट न्यूज़ बॉम्बे का वो है। क्या वो भी कहीं गैंग इन्वॉल्व्ड है या फिर उसमें रीज़न्स क्या हैं? नहीं, बाबा सिद्दीकी के मामले में देखिए ऐसा है कि 2-3 एंगल आ रहे हैं। एक एंगल ये है कि क्या ये पॉलिटिकल किलिंग है? एक पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन की हत्या करवाई। हुँ, तो मुझे नहीं लगता है महाराष्ट्र में इस जैसी पॉलिटिकल किलिंग होती है। बीते 20-25 सालों में तो मैंने नहीं देखा ऐसा। दूसरा एंगल ये आ रहा है जिसमें मुझे दम लगता है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के काफ़ी करीबी थे, उनके दोस्त थे। तो उस चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई ने जो है इनकी हत्या करवा दी। क्योंकि अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा फ़ॉर्मूला रहा है कि जब आप मुख्य टारगेट को नहीं मार सकते तो उसके दाएँ-बाएँ उसके किसी करीबी आदमी, उसके नाते रिश्तेदार या यार दोस्त को मरवा दीजिए। तो एक ये काम हुँ, बात हो सकती है। तीसरा ये कि क्या बिज़नेस राइवलरी की वज़ह से बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई? हुँ, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो है एक रियल एस्टेट का कारोबारी रहे हैं। उनके उनका बिल्डर का व्यवसाय रहा है और मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स से जुड़े कुछ मामलों में उनका विवाद भी हुआ था। उनके बेटे ने भी कुछ दिनों पहले ट्वीट किया, उसमें भी इस ओर इशारा किया है। तो ये कारण भी हो सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस की जाँच में ही ये पुख्ता तौर पर बात सामने आ पाएगी कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई। ओके। तो जो हम अभी अंडरवर्ल्ड के खत्म होने की बात कर रहे हैं, एक जब छोटा राजन का अरेस्ट हुआ, आई थिंक आप लोगों को एयर ड्रॉप किया गया था वहाँ पे, बाली? कहाँ से अरेस्ट हुए थे वो, छोटा राजन? छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली प्रांत से बाली में, अरेस्ट हुए थे। यस। बाली में जो एयरपोर्ट है, हाँ। देनपसार एयरपोर्ट, हुँ, हुँ, हुँ। वहां से छोटा राजन को 2015 में अरेस्ट किया गया था। तो वहाँ पे आप लोग इंडियन जर्नलिस्ट को भी भेजा गया था कवर करने के लिए? हाँ, मैं गया था वहां पर। जब वो अरेस्ट हुआ था छोटा राजन वहां, तो मैं इंडोनेशिया गया था। मैं उस प्रिजन तक गया था जिस लॉकअप के हुँ। बाहर से मैंने रिपोर्टिंग की थी, जहां पर छोटा राजन को रखा गया था। अच्छा, मतलब आपने देखा नहीं था उनको बट बाहर से आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी थी। नहीं, देखा था ना, वहां से तो हमने छोटा राजन की बाइट्स भी ली थी। जनरली अच्छा, छोटा राजन ने वहां पर पत्रकारों से बात भी की थी। ओके। हर दिन हम छोटा राजन को देखते थे, बात करते थे। थोड़ा-सा एक्सेप्ट बता सकते हैं क्या बात हुई थी उस टाइम पे जब अरेस्ट नहीं, होने के तो उस बाद? वक़्त में छोटा राजन को देखिए, वहाँ पर जो पोल्डा बाली नाम का पुलिस मुख्यालय था हुँ, हुँ, बाली में, वहाँ पर के लॉकअप में उसको रखा गया था और उसके लॉकअप में बहुत सारे जो पेटी क्रिमिनल्स थे, कोई ड्रग एडिक्ट थे या छोटे-मोटे चोर-उचक्के थे, उनको उसके हुँ, साथ में रखा गया था। और क्राइम ब्रांच के लोग आकर उससे पूछताछ करते थे और जब उसको अधिकारी के पास ले जाया जाता था लॉकअप से निकाल के, तो जो बीच का वक़्त मिलता था, वहाँ पर हम लोग हुँ। उससे इंटरैक्ट करते थे। तो दाऊद के बारे में बोलता था कि दाऊद हमारा दुश्मन नंबर 1 है और हम दाऊद को छोड़ेंगे नहीं, वो देशद्रोही है और अभी भी मेरे जीवन का मकसद है कि मैं दाऊद को खत्म करूँ। ये सारी बातें वो बोलता था। ओके। फिर उसके कुछ टाइम बाद अबू सलीम भी अरेस्ट हुए। अबू सलीम एंड मोनिका बेदी। अबू सलेम बहुत पहले अरेस्ट हुआ। अबू सलेम 2002 सॉरी में मैं लिस्बन में थोड़ा-सा अरेस्ट हुआ था। ओके, हाँ 2002 में। यस, लिस्बन में 2002 में वो अरेस्ट हुए थे। लिस्बन में अरेस्ट हुआ था और हुँ, हुँ, उसको हुँ, 2005 में एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कुछ शर्तों के साथ में भारत लाया गया था। शर्त ये थी कि अबू सलेम को जो है उम्र कैद की सजा नहीं दी जाएगी। हुँ, अबू सलेम को 25 साल से ऊपर की जेल की सजा नहीं दी जा पाएगी।
और ओके। जो 9 मामलों में अबू सलीम को लाया गया था, उन 9 मामलों के अलावा और कोई एक्स्ट्रा मामला उसके खिलाफ नहीं चलाया जाएगा, मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो ऐसी कुछ शर्तें थी जिनके तहत पुर्तगाल की सरकार तैयार हुई अबू सलीम को डिपोर्ट करने के लिए। तो अगर 2002 में अरेस्ट हुए थे और 25 साल से ऊपर उनको नहीं दिया जा सकता, मतलब 2027 में उनको छोड़ दिया जाएगा? हाँ, उसके बाद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारी सरकार ने कमिटमेंट दिया है। अगर ओके। इस कमिटमेंट का हमारी सरकार पालन नहीं करेगी, तो हुँ, ऐसे में आगे कभी किसी को डिपोर्ट हुँ, किया जाना हुआ, किसी हुँ, क्रिमिनल को लाया जाना हुआ, तो हमारी सरकार पर उस देश के लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो उस कमिटमेंट को ओके। ऑनर करना पड़ेगा कि 25 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं हुँ, अबू सलेम के, हुँ, जो कि शायद 2027 में कंप्लीट हो रहे हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसके बाद अबू सलेम को जो है छोड़ना पड़ेगा। ओके, ओके। सर, मेरा एक बहुत बड़ा जो डिस्कशन का पार्ट है, जब हम अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं, तो अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड को भी हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक ग्लैमर है, एक पावर है, पैसा दोनों तरफ है, राइट? और मैंने आपके कुछ पास्ट इंटरव्यूज़, कुछ पास्ट पॉडकास्ट भी सुने हैं, आपने किताब में भी थोड़ा मेंशन किया है कि अंडरवर्ल्ड के लिए मोटिव, जो आपने इस पॉडकास्ट में भी बोला, अंडरवर्ल्ड के लिए मोटिव पैसा रहा है। बी इट इंडस्ट्रियलिस्ट हो, रियल एस्टेट हो, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो, और फिर बॉलीवुड के साथ जुड़ाव, मोनिका बेदी, अबू सलेम का, उससे पहले हाजी मस्तान का भी एक बहुत फेमस वो था कि वो जुड़े थे। तो ये बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की रिलेशन, वो उसका, आप अगर उसको डाइसेक्ट, अगर आपको मैं बोलूँ उसको करने, तो उसकी क्या परत खोलेंगे? देखिए, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में 3 से 4 तरह के रिश्ते रहे हैं। हुँ, सबसे पहला और बड़ा रिश्ता रहा है शिकार और शिकारी का, प्रे एंड प्रेडेटर का। हुँ, हुँ, अंडरवर्ल्ड के लोग बॉलीवुड से वसूली करते थे। हुँ, अंडरवर्ल्ड के रेवेन्यू का हिस्सा है बॉलीवुड। हुँ, 90 के दशक में डरा धमकाकर बॉलीवुड के लोगों से पैसा वसूला जाता था, फिल्मकारों से। जो नहीं देता था उसकी हत्या कर दी जाती थी। ये पहले प्रकार का रिलेशनशिप था। दूसरे प्रकार का रिलेशनशिप था पार्टनरशिप का, जहां पर अंडरवर्ल्ड अपना काला पैसा जो है वो बॉलीवुड में इन्वेस्ट करता था, क्योंकि हुँ, तब उस दौरान फॉर्मल तरीके नहीं थे फंड्स करने के फिल्मों के। तो जो फिल्मकार होते थे, प्रोड्यूसर्स होते थे, वो भी अंडरवर्ल्ड से पैसा उठाते थे, और हुँ, फिर जो कमाई होती थी वो अंडरवर्ल्ड के साथ बांटी जाती थी। तो एक तरह से पार्टनरशिप थी। तीसरा रिलेशन था पैट्रन और परफॉर्मर का, कि अंडरवर्ल्ड के लोग, खास करके डी कंपनी, हुँ, यहाँ से कलाकारों को बुलाते थे वहां पर स्टेज शोज के लिए। ओके, उनके नाच गाने के शोज आयोजित होते थे, मिमिक्रिया की जाती थी, हुँ, इस तरह के शोज होते थे, तो उनको पैसा भी दिया जाता था, अच्छा खासा पैसा मिलता था। चौथे तरह का रिलेशन ये होता था कि जहां पर अंडरवर्ल्ड के लोग एक कंट्रीब्यूटर होते थे, कंटेंट क्रिएटर होते थे बॉलीवुड के लिए। यहां तक कि स्क्रिप्ट में क्या डाला जाए, हुँ, किसकी कास्टिंग की जाए, कौन सा सीन होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, ये सारा भी अंडरवर्ल्ड डिसाइड करता था। एक कन्वर्सेशन काफी वायरल हुआ था, हुँ, जहां पर छोटा शकील जो है कुछ फिल्मी हस्तियों से बात कर रहा है, हरीश चुगन और दूसरे लोगों से जो है, संजय दत्त भी उनके साथ में है, महेश मांजरेकर साथ में। तो फिल्म मेकिंग की बहुत बारीकियों के बारे में उसको जानकारी है, ऐसा लग रहा था कि यार तुम्हारी फिल्म में कंटिन्यूटी नहीं है, कहानी में ये नहीं है, यहाँ पर ये सीन ऐसा होना चाहिए, वो सीन ऐसा होना चाहिए। ये तमाम बातें हो रही हैं। वाह! दाऊद का भाई नूर इब्राहिम, नूरा जिसको कहते हैं, वो तो फिल्मों में गाने भी लिखता था। वो एक आपने उसका बताया, गाना बड़ा फेमस हुआ, जिसमें वो कभी मुंबई लिंकिंग की रोड, सड़कों का नाम लेता था, जो है कभी उसने लिंकिंग लिखा रोड, था, कभी वार्डन रोड, कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन सलमान रोड। खान, रवीना टंडन। हाँ, 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 तो उसी का लिखा हुआ है। आप ओके, देखेंगे यूट्यूब पर क्रेडिट्स में राइट। उसका नाम है, नूर कास्कर। तो तो एक ये रिलेशनशिप था। फिर एक और रिलेशनशिप था, रोमांटिक रिलेशनशिप, हाँ, जहां पर अंडरवर्ल्ड के डॉन्स के रोमांटिक रिलेशनशिप होते थे बॉलीवुड की हस्तियों के साथ हुँ, में। हुँ, दाऊद और मंदाकिनी का रिश्ता जगजाहिर राइट, सबको पता था। हाँ, फिर छोटा राजन का भी नाम किसी के साथ जुड़ा था, और उसके बाद अबू सलीम का नाम अनीता अय्यूब के साथ में जुड़ा। बाद में मोनिका बेदी के साथ तो शादी भी कर ली थी उसने। हुँ, 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 एक अनीता अय्यूब नाम की एक पाकिस्तानी हीरोइन थी, प्यार का ओके, तराना नाम की फिल्म में काम किया था उसने, देवानंद ने बनाई थी। उसके साथ में अबू सलीम का नाम जुड़ा था।
तो इस तरह का भी एक रिलेशनशिप बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रहा है। तो यहाँ पे सरकार और पुलिस क्या इनको मॉनिटर नहीं कर रही थी कि ये, क्योंकि कुछ ऐसे पिक्चर्स भी हैं शायद जहाँ पे बॉलीवुड के ए लिस्टर एक्टर वो साइड में गैंगस्टर्स दिख रहे हैं कि वो कहीं पे पार्टी कर रहे हैं या फिर हैं, तो क्या इन सब चीजों में कभी पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर से या फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को उन्होंने समन नहीं किया? ये सारा कुछ हुआ, लेकिन साल 2000 में जब फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके का मामला आया, हम्म जिसमें कि नाजिम रिजवी को गिरफ्तार किया गया, उस फिल्म के डायरेक्टर को, और भरत शाह हम्म जो बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म फाइनेंसर माने जाते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर हम्म और कई लोगों की उस मामले में गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से बॉलीवुड डर गया। उसके बाद से बॉलीवुड के लोग अंडरवर्ल्ड से दूर रहने लग गए, क्योंकि उनको लगता था कि पुलिस फिर मकोका कानून के तहत गिरफ्तार कर सकती है। इन लोगों को मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया था। राइट। लेकिन उसके पहले तक बॉलीवुड की हस्तियां खुलेआम जो है रिश्ते रखती थी अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ में। और मैंने बताया कि बमकांड के पहले तक तो दाऊद के साथ उठने बैठने को तो लोग बड़ा रसूख का मामला मानते थे, बहुत रसूख वाली बात मानते थे। हम्म एक मेरे दोस्त हैं, रिटायर्ड एसीपी अविनाश धर्माधिकारी, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया 80s का या 90s की शुरुआत का। वो किसी काम से फिल्म एक्टर महमूद के घर पर गए थे, किसी पुलिस के ही काम से वो महमूद के घर पर गए थे उनसे मिलने के लिए। तो महमूद ने उनको बिठाया अपने हॉल में, पानी वानी दिया, और उस वक्त में 90s की शुरुआत में बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन जिससे पूरी दीवार भर गई थी, वो सामने लगा हुआ था। ऐसे कोई छोटा सा सिनेमा हॉल ऐसा लग रहा था उस हॉल को देखकर। तो अविनाश धर्माधिकारी एकदम देखते रह गए कि यार इंडिया में किसी के पास में भी ऐसा स्क्रीन नहीं है। तो महमूद ने अविनाश धर्माधिकारी को बोला, पता है ये टीवी किसने दिया मुझे? हाँ? तो धर्माधिकारी ने कहा, नहीं, दाऊद भाई ने। अच्छा। दाऊद भाई ने भिजवाया है। तो सोचिए लोग किस तरह से खुलेआम शान के साथ बोलते थे कि दाऊद भाई हमारे दोस्त हमको गिफ्ट विफ्ट देते हैं। तो ये 93 बताओ। क्योंकि वो टेररिज्म में काउंट होने लगा, तब लोगों ने फिर किनारा किया। लेकिन जब किनारा किया, जब बॉलीवुड, जब 2000 के आसपास आप बोल रहे हो कि बॉलीवुड ने अंडरवर्ल्ड से किनारा करना शुरू कर दिया, तो क्या तब इनको अंडरवर्ल्ड की तरफ से लाइफ थ्रेटनिंग नहीं मिलने लगे कि अब तक आपने एंजॉय किया हमारा साथ, अब फाइनेंस सब कुछ हुआ, अब आप किनारा कर रहे हो नहीं, पुलिस की क्योंकि तरफ? मैंने आपको बताया ना कि इसी के साथ साथ अंडरवर्ल्ड भी डाउन होते गया ना, अंडरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड भी के डाउन हो शूटर भी रहा था। मारते गए। और हाँ, डी कंपनी ने तो फिर उसके बाद में ऑपरेशन नवंबर 2002 के बाद में बंद कर दिया ना। बंदी और कर दिया। दूसरी तरफ ये हुआ कि बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड की इतनी जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि फिर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग होने लग गई ना। राइट। आज जो आप देखिए ना, फिल्मों को जो फाइनेंस मिलना बड़ा आसान हो गया है। अब तो कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फिल्मों को फाइनेंस कर रहे हैं। फॉर्मल राइट। चैनल्स खुल गए हैं। अब किसी सेठिए के पास या किसी डायमंड मर्चेंट के पास या किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के पास जाने की जरूरत नहीं है फिल्मकारों को। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक बैंक्स ने भी फिर फाइनेंस करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, बैंक्स ने जो है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को पहले की इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन अब तो सरकार ने उसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। ऑफिशियली उसको एक उद्योग माना है। राइट। अगर उद्योग माना है तो उद्योग को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, तो फाइनेंस भी मिल रहा है। जितेंद्र जी, आपने तो ये दोनों फेज देखी है, जहाँ पे अंडरवर्ल्ड का दबदबा था और जहाँ पे अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया। ये इस बीच में जो बॉम्बे जिस फेज से गुजरा है और बॉम्बे आज जहाँ पर है, मतलब कैसे पॉसिबल हो पाया ये चीज? मतलब एक शहर जो कि गन शॉट्स और वायलेंस, राइट्स, इन्हीं सब में मोस्ट ऑफ द टाइम गया, जब पूरा ग्लोबलाइजेशन वगैरह सब कुछ खुल रहा था, खुलते ही ये सब चीजें, इतनी सारी चीजें हो रही जिसने देश को भी पीछे धकेला। तो क्या ये बॉम्बे और बॉम्बे के लोगों की रेजिलियंस है, क्या उनका ये मनोबल है कि दोबारा ये शहर अपने पैर पे इस हिसाब से खड़ा हो पाया है कि आज भी सपनों का शहर बना हुआ है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि बॉम्बे एक बहुत ही रेसिलिएंट शहर है। हम्म बॉम्बे ने बड़े बड़े झटके सहे हैं। बॉम्बे ने बड़ी बड़ी त्रासदियां देखी हैं। इंसानों की ओर से बनाई गई हम्म त्रासदियां देखी हैं, आतंकी हमले देखे हैं, कुदरती त्रासदियां देखी। लेकिन हर बार जो है मुंबई उठ खड़ा हुआ है, मुंबई हम्म शहर उठ खड़ा हुआ है। और
ये इस वजह से है कि मुंबई में आपके सामने कोई चॉइस ही नहीं है कि आप संघर्ष करें। संघर्ष के अलावा आपके सामने कोई विकल्प ही नहीं है। अगर कल मुंबई में लोकल ट्रेनों में एक साथ 60 लोकल ट्रेनों में ब्लास्ट हुए हैं, 200 लोग मर गए हैं, तब भी अगले दिन आपको काम पर जाना ही है मुंबई में। राइट। आप अगर काम पर नहीं गए, घर पे बैठे रह गए, तो आप मुंबई में रह ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको मुंबई में रहना है तो आपको घर से निकलना ही पड़ेगा, चाहे आप बाहर निकलने का बम धमाके में क्यों ना मर जाए, या ट्रेन की भीड़ से नीचे कटकर गिरकर क्यों ना मर जाए। तो मुंबई का राइट। नेचर ही ऐसा है कि ये इस शहर को रेसिलिएंट बना देता है। कितनी भी बड़ी त्रासदी हो जाए, कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, अगली सुबह मुंबई फिर से नॉर्मल हो जाता है। 26/11 की रात को, 26/11/2008 की रात को कसाब और उसके साथी इस्माइल ने कई लोगों की हत्या कर दी, गोली मारकर सीएसटी रेलवे स्टेशन पर। 4 घंटे के बाद ट्रेनें फिर से शुरू हो गई। 4-5 घंटे के बाद अगली सुबह तक सर्विसेज नॉर्मल थी। एब्सोल्युटली। मुंबई में दंगे हुए, दंगों के 1 हफ्ते बाद फिर से पूरा शहर नॉर्मल हो गया। तो मुंबई शहर की बनावट ही ऐसी है, यहाँ का चरित्र ही ऐसा है कि लंबे समय तक बड़ी से बड़ी त्रासदी भी जो है यहाँ पर अपना असर नहीं दिखा पाती है। 1 या 2 दिन में, या ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर बाद उसका असर खत्म हो जाता है। और इसके पीछे कारण यह है कि मुंबई के आदमी को घर से निकलना ही पड़ता है काम करने के लिए। राइट। नहीं तो मुंबई में रह ही नहीं पाएगा। एब्सोल्युटली। जितेंद्र जी, मतलब आपसे इतना कुछ जानने को मिला। किताब पढ़ना एक अलग बात थी आपकी, ऑब्वियसली किताब में आपने बहुत डेप्थ में, बट होता ना, कहते हैं ना, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो वो जब स्टोरी सुनने को मिलती है ना, तो पता चलता है कि लोगों ने क्या-क्या सहा है और आप लोगों ने क्या-क्या देखा है। आपने जैसे बताया कि 92 के राइट्स के टाइम आप 8th या 9th स्टैंडर्ड में थे, राइट? तो उस टाइम लगातार 6 महीने तक वो राइट्स, वो वायलेंस देखना एक बच्चे के लिए क्या छोड़ता है, और आपने उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में ले जाके आप एक क्राइम रिपोर्टर बने आगे जाके। फिर आपने बॉम्बे का वो चेहरा भी देखा, जो अंडरवर्ल्ड का जो एक भयावह चेहरा था, वो भी आपने देखा। फिर वहाँ से टेररिज्म और बहुत सारी चीज़ें, आपसे हम फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला जितेंद्र जी। एक सिर्फ़ शहर की रेज़िलियंस नहीं, एक इंसान की, बॉम्बे के एक इंसान की भी जो रेज़िलियंस है, वो आज देखने को मिली, सीखने को मिली। तो धन्यवाद सर आपका इस शो पे आने के लिए और हमें हमसे इतना कुछ शेयर करने के लिए। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है, मतलब मुझे जो फीलिंग आ गई है कि आपके साथ हम, मतलब 4, 5, 6 पॉडकास्ट कितना भी कर ले, शायद आपके जो विज़डम है आपका और आपका जो नॉलेज है उसमें कम ही पड़ेगा। बट आज के लिए हम यहाँ ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, एंड इसी उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं कि आपसे दोबारा बहुत जल्दी बात करने का फिर से मौका मिलेगा। मेरे लिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अच्छा है। रौनिक। मेरी शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को। थैंक यू जी। और जरूर हम फिर वापस बैठेंगे, और भी बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। बहुत सारे किस्से 26 कहानी। नवंबर 2008 का आतंकी हमला है, उससे जुड़े कई किस्से हैं, वो कवरेज मैंने की थी। तो राइट। अगले पॉडकास्ट में हम उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद जितेंद्र जी। थैंक यू सो मच सर।